जी सर, नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार और सबका स्वागत है। धनंजय जी का विशेष स्वागत है। धनंजय जी हमारे मुख्य वक्ता हैं आज। धनंजय जी के थोड़ा सा मैं परिचय करा दूं और दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो हम किस तरीके से इस चर्चा को रखेंगे और दूसरा धनंजय जी के बारे में थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ बातचीत करने से पहले। तो सर जो हैं पत्रकार हैं, साथ में फिल्मों के लिए पटकथा लेखक का काम करते हैं, फिल्मों में पटकथा स्क्रीन राइटिंग का काम करते हैं। उसके अलावा गांव से जुड़े हुए मुद्दों पे, विशेषकर ग्लोबलाइजेशन का जो असर गांव पे हुआ है, गांव के समाज संस्कृति पे, और किसानी गांव और किसान को मुझे लगता है अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गांव का आधार किसान ही है। उसमें क्या समस्याएं हैं वो तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो सर का गांव और किसान को लेके काफी काम रहता है, उसमें चर्चाओं में, लेखन में। और इसीलिए हमने सर से अनुरोध किया था कि सर अपनी बात को रखें इस विषय पे, और हम सभी लोगों को भी एक मौका मिले कि इन बिल को लेके जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों में, तो क्या है उसका आधार और क्या उसमें हम लोग किस तरह से हमें देखना चाहिए और क्या समाधान हम निकाल सकते हैं। अगर ये बिल में दिक्कतें तो हैं ही, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग किस दिशा में सोच सकते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्तियों के तौर पे, गांव में रहने वाले शिक्षकों के तौर पे हम कैसे इन चीजों को देखें। तो हम लोग पहले चरण में धनंजय जी अपनी बात रखेंगे और हम लोग सभी उसमें एक श्रोता के रूप में भाग लेंगे। आधे घंटे का लगभग सर का समय होगा, जितनी भी देर में उनकी बात हो पाए, आधे घंटे से लेकर 40 मिनट 20 मिनट, जितनी भी देर में वो करना चाहें। उसके बाद हम लोग अपने प्रश्न होंगे, हमारे जो शंकाएं होंगी, हम लोग जो अपनी बातचीत रखना चाहेंगे, हम लोग उसके बाद रखेंगे। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए धनंजय जी से आग्रह करूंगा कि आप सर अपनी बात शुरू करें और हम सभी लोग उस चर्चा में शामिल होते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप सब लोगों को हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं फाकिर साहब, शेखर साहब, गायत्री जी हैं, विनोद जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, सुनीता सिंह जी हैं, हर्षवर्धन जी, और भी शायद होंगे। खैर, तो जितने भी साथी हैं सबका स्वागत, सबको मेरा नमस्कार। और अभी मुझे लगता है शहर हो या गांव, मीडिया हो या इंडिविजुअल कोई आदमी, हर किसी के जहन में कहीं ना कहीं किसान है। मनीष जी ने मेरा परिचय तो दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और विस्तार करूं कि मैं पिछले 30 सालों से बंबई में हूं। लेकिन बंबई में हूं ठीक उस तरह से समझिए कि जैसे एक पतंग होती है, पतंग आसमान की तरफ उड़ रही होती है, लेकिन उसकी डोर जो है वो व्यक्ति के हाथ में बंधी होती है, जो लटाइन लिया हुआ है, जिसके पास धागा होता है। तो मेरे लिए वो मेरा गांव है, चूंकि मैं किसान परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी किसान रहे, अभी 3-4 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई परवरिश हुई है सब गांव में हुई है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जिला है नालंदा, तो नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। और नालंदा जिला, ये समझ लीजिए कि नालंदा जिला एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड माना जाता है। और आज से नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। तो चूंकि हमारे यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा हमारे यहाँ की ज़मीन बेहद उपजाऊ है, 3 फसलें हम लोग उपजाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, जैसे पंजाब में या हरियाणा में या और कई देश के हिस्सों में, महाराष्ट्र में भी मैं सुनता रहता हूँ कि पानी की बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे इलाके में पानी की भी समस्या उस तरह से नहीं है। उसकी मुझे लगता है 2 वजह है। एक तो पानी जिस तरह से पंजाब वगैरह में खींचा गया जमीन के अंदर से, वो पानी हमारे यहाँ नहीं खींचा गया उस तरीके से। तो मैं बताऊँ, मैं 2010-11 में वापस मैं गाँव गया था। 3 साल मैंने वापस खेती की, और उस समय मैंने जो बोरिंग धसाई थी उसमें 37 फीट पे पानी मिला था पानी। जबकि जो सब्सिडी देती है सरकार, उसका कहना था कि 75 फीट तक अगर आप धसाते हैं बोरिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो 75 फीट नहीं, हमने 37 फीट पे हमें पानी मिल गया। तो हमने कहा कि भाई, ये सब्सिडी वाले तो कह रहे हैं कि 75 फीट पे पानी मिलेगा, या 35-37 फीट कर रहे हैं, तो हमें तो सब्सिडी देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर जो है, अगर इससे नीचे ले जाएंगे तो फिर 175 या 150 फीट के अंदर जो है दूसरा लेयर मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं गांव से जिस तरह से जुड़ा रहा, जिस तरह से हमारे यहाँ खेती होती रही, वो मैं महसूस करता हूँ कि गांव और शहर में एक भारी फासला है। पढ़े लिखे लोग जो गांव के पैसों से, अपने पिताजी से पढ़ करके शहर आए, वो धीरे धीरे जड़ से कटते चले गए।
और मुझे लगता है कि शहरीकरण जो हमारे देश में हुआ उसने जड़ों से हम लोगों को काटने का काम किया। जड़ में हूँ और मेरी चिंता सबसे ज्यादा, मैं डेली अपने गांव में बात करता हूँ। हमारे वहाँ घर में अभी कोई रह नहीं रहे हैं, घर मेरा बंद रहता है। हमारे खेत हमने लगा दिया है, पट्टे पे दिया हुआ है किसी किसानों को, 2-4 किसानों को, तो वो सारी चीजें है, लेकिन बावजूद इससे उनके मैं हूँ कहाँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो केवल पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी जमीन है, जमीन की बात कर रहा हूँ। एक तो आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन को देखने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम एक किसान को इतिहास के संदर्भ में देखते हैं। किसान अन्नदाता है, आमतौर पे ये बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। किसान कोई भगवान नहीं है, वो अन्नदाता है। अन्नदाता अन्न तब देता है जब वो पैसे लेता है बदले में। फ्री में आपको अनाज तो बांटता नहीं है किसान। तो मैं वो हमदर्दी वाला, ये संवेदना वाला पक्ष भी नहीं रखता हूँ कि किसानों के साथ आप अन्नदाता का के हमदर्दी मत जताइए। किसान को भी अपनी तरह ही मानिए, आप भी मेहनत करते हैं, आपको सैलरी मिलती है। अगर आप शहर में रहते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको पैसा मिलता है। वैसे ही किसान भी मेहनत करता है और उसको भी जरूरत के हिसाब से उसकी चीजें पूरी होती है। वो चाहे बीज लाए खेतों के लिए, खाद लाए खेतों के लिए, या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लाए, या अपनी पत्नी के लिए इलाज कराए, वहां अपनी जरूरतें वो अपने अनाज बेच करके पूरी करता है। तो मैं मानता हूं जो शहर में रह रहे हैं या जो गांव में रह रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों की मेहनत बराबर है, दोनों की संवेदना उस लेवल पे बराबर है। लेकिन अब एक दिक्कत कहाँ, दिक्कत जो है वो ये ऐसे समझते हैं, जरा इतिहास को ले जाते हैं पीछे, कि जब देश गुलाम था हमारा, जमींदारी प्रथा थी, तो किसानों की बड़ी बुरी हालत है थी। ये हम सब ने पढ़ा कि किसानों को जो है गुलामों की तरह उनका यूज किया जाता था। उनकी उपज जो है, मदर, जिन्होंने गांव नहीं देखा उनको ये समझ में आया कि मदर इंडिया जो एक फिल्म आई थी, मदर इंडिया फिल्म में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है कि कैसे वहाँ जो है, जो लाला है या जो कई सारी फिल्मों में आया कि जमींदार किस तरह से किसानों को सताते थे, तो वो स्थिति थी। और आपको बिल्कुल आप सब लोगों को पता होगा, खाली मैं याद दिला रहा हूँ कि गांधी जब इस देश में आए, भारत आए और स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गोखले जी ने, तिलक जी ने उनको सौंपी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश को घूमा और देश घूमने में उन्होंने महसूस किया कि बिहार का जो चंपारण जिला है, वहाँ जो नील की खेती हुआ करती थी, वहाँ के आंदोलन में पहली बार शरीक हुए, किसानों से जुड़े, कि नील की खेती किसानों से करवाई जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी आज बात की जा रही है वही होती थी, और किसान से नील जबरन कराया जाता था, उसकी खेती कराई जाती थी, और नील ले जाते थे अंग्रेज, अपने देश ले जाते थे और उसको प्रोसेस करके फिर जो है बाजार में उतारते थे। तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी उस समय। और जब गांधी उससे जुड़े तो उसके बाद जो है किसान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, देश की आजादी हुई, और आजादी के बाद किसानों के लिए जो पहला काम किया गया कि भैया जमींदारी प्रथा का अंत किया। किसानों के पास जमीन, किसानों की अपनी जमीन हो गई, और उसमें भी सीलिंग की व्यवस्था लाई गई कि किसान के पास इतनी जमीन नियत है। अब उसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिसाब है। जैसे हमारे बिहार प्रदेश में मैं बताऊं कि अगर जो सिंचित जमीन जिसको कहते हैं, इरिगेटेड लैंड जिसको कहते हैं, वो 20 एकड़ तक किसी एक किसान के पास वो जमीन हो सकती थी। लेकिन एक बात समझिए कि हमारे देश में कानून अलग है, और जो नैतिकता हमारी है, जो हमारा चाल चलन है, जो हमारा व्यवहार है, वो उसमें अंतर है। तो कई बड़े किसानों ने अपनी जमीनों को सीमित जो किया गया था उससे बचाने के लिए उसके कागजी बंटवारा कर दिया, अलग अलग चीजों पे कर दिया, लेकिन उनके पास कब्जा बना रहा। तो जो इसके बाद जो है कुछ संगठनों ने कहा कि भूमि सुधार होना चाहिए, भूमि सुधार पे काम हुआ उसमें, लेकिन बहुत काम बिहार में नहीं हुआ, देश में भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ भूमि सुधार पे काम। बंगाल में इसे कहते हैं कि बहुत काम हुआ। लेकिन दूसरा पहलू यह रहा कि जमींदारी प्रथा का अंत तो कर दिया गया, लेकिन किसानों को मजबूत करने का काम देश में नहीं हुआ। कि ऐसे समझिए कि किसान जब जो है खेती कर रहे थे और किसानों को मजबूती नहीं दी गई, किसानों से अनाज ले लिया जाता था। सरकार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर रही थी, ब्रिटिश करके ले जाती थी, अपने रसद के तौर पर पहुंचाती थी अपनी सेना के पास। और हम जानते हैं कि करोड़ों लोग, लाखों लोग हमारे देश के भूख से मर गए, है ना। बंगाल वगैरह में तो बहुत फेमस है, और दूसरे देश के दूसरे राज्यों में भी भयंकर भूखमरी हुई आजादी से पहले, और ढेर 42, 43, 44 की बात है, और बहुत सारे लोग मारे गए। भयंकर अकाल भी उस समय पड़ते थे और बहुत सारे लोग मारे जाते थे।
ये भी पता होगा कि के जमाने में जो है अमेरिका ने हमें ढेर सारा गेहूं दिया था, हम जिंदा रहे थे किसी तरह। तो हमारे देश में इतना अनाज नहीं उपजता था कि हमारे देश के लोग अपनी भूख भी मिटा सके। ये गर्व की बात है कि हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति के बाद हमारे पास इतना स्टॉक हो गया कि हमारे पास खुले में अनाज रखना पड़ रहा है। हमारे पास इतने गोदाम नहीं है कि हम उतने अनाज रख सकें। ये किसानों ने मेहनत की, लेकिन उन किसानों की मेहनत को क्या सही प्रतिफल दिया गया? क्या किसानों को, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए आप कि किसानों को प्रोटेक्शन दिया गया है, सब्सिडी दी गई है। और वो ऐसा इसलिए किया गया है कि आप समझिए इसको कि कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में बनाया जाता है, चाहे कोई कार बनाता है, चाहे कोई सर्फ बनाता है, या कोई साबुन की टिकिया बनाता है, उसमें एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। और जो उत्पादक है वो तय करता है रेट उसका। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कंपनी मालिक है, जो ब्रेड भी बनाता है तो ब्रेड का रेट वो तय करता है। जो आज गेहूं से जो प्रोसेस करके आटा बना के बेच रहे हैं कई कंपनी वाले, वो रेट तय करते हैं कि ये आटे का रेट कितना होगा पैकेट का। लेकिन किसान का दुर्भाग्य समझिए, या देखिए कि विडंबना देखिए कि किसान अपने अनाज की कीमत नहीं तय कर पाता, नहीं तय कर सकता। और सरकार भी तय कर रही, तो क्या कर रही है वो? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और वो भी कब हुआ? वो हुआ 60s के दशक में आकर के हुआ। तो किसान को आजादी 47 में मिली, जमींदारी प्रथा से अपने मुक्त कर दिया, और शहरीकरण की तरफ तो अपने खूब ध्यान दिया। पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाई गई, इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट दी गई अपने बिजनेस फैलाने के लिए, बाजार खड़े किए गए। लेकिन किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए कोई बहुत काम किया नहीं किया गया। किसानों के लिए पहली बार आपने महसूस किया, वो भी किसानों के लिए, मैं मानता हूं हरित क्रांति किसानों के लिए नहीं लाई गई थी। हरित क्रांति भी इसलिए लाई गई थी कि इस देश के जो गरीब लोग हैं या जो अनाज की कमी है वो पूरी की जाए। उसको भी, हरित क्रांति को भी मैं नहीं मानता हूँ किसानों के लिए क्रांति थी। और स्वामीनाथन जी ने एक जो प्रयास किया बाद में कि किसानों की उपज बढ़ी, लेकिन किसानों की उपज बढ़ी तो किसानों का खर्च भी बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे याद है बचपन जब मैं छोटा था तो पिताजी उस समय अनाज उगाते थे, तो खेतों में एक तो हल चलाए जाते थे। ट्रैक्टर से हमारे यहाँ खेती नहीं होती थी, बैलों से खेती होती थी। हलवाए होते थे, वो खेती करते थे, हल जोतते थे, और महीनों लगता था वो सब करने में। मतलब 25 से 30 दिन लग जाता था हल जोतते करते करते काम। और तब भी सारे खेत नहीं जोत पाते थे। अच्छा, उसके बाद उसमें खाद जो है डालने की वो परंपरा नहीं थी कि वो यूरिया, उसमें यूरिया नया नया इजाद हुआ था। मुझे याद आ रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ 70s की बात कर रहा हूँ, तब मुझे होश आया था, चूंकि मैं 68 में मेरा जन्म हुआ था। तो ये 75, 78, 77 की बात कर रहा हूँ। उसमें यूरिया नाम की खाद जो है डाली जाने लगी थी। हरित क्रांति तो पहले हो गई थी, लेकिन बिहार में हरित क्रांति नहीं हुई थी। तो खाद देने की परंपरा जो है हमारे यहाँ शुरू कर दी गई थी, खाद पड़ने लगी थी। लेकिन उस समय सोच लीजिए कि 20 खेत, मतलब 20 कट्ठे खेत में, यानी 1 बीघा खेत में 10 किलो खाद पड़ता था। आज स्थिति देखिए कितने, 1 कट्ठे में, 1 बीघा हमारे यहाँ बोलते हैं 20 कट्ठे, तो 1 कट्ठे में 10 किलो, यानी 20 कट्ठे में 200 किलो खाद डाली जा रही है। तो 200 किलो खाद का कितना पैसा होता है वो अंदाजा लगाइए। कि पहले जब किसान खेती करता था तो उसमें जो है उसकी खर्च जो है बहुत नहीं के बराबर थे। खर्च क्या थे उस समय? खर्च क्या था किसान? उसके पास बैल होते थे, गाय होती थी, गाय से बछड़े बनते थे, और लकड़ी थी, बढ़ई जो हल बनाता था, कोई ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मजदूर थे, किसान था। कि जो किसान थे, मुझे याद आ रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो किसानों में एक बड़ा उत्साह था, और उत्साह ये था कि अब जो है हमारा देश आजाद है और हम तरक्की करेंगे। उस समय 70-80% के लगभग गांव पे अर्थव्यवस्था निर्धारित थी। 70-80% लोग गांव में रहते थे, और ज्वाइंट फैमिली थी। और आप समझ लीजिए कि 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो सब भाई खेती से जुड़े होते थे, सबके पास अलग अलग काम होते थे, और 3-4 भाइयों के जो है बड़ा परिवार होता था। मेरे ननिहाल में मैं कहूँ कि 80 लोगों का परिवार था, और 80 लोगों का परिवार उस खेत पे पलता था। लेकिन जब शहरीकरण की जब बात आई, को जब हम पढ़ते हैं तो समझ भी पाते हैं कि गांव से या खेती से हमको लोड कम करना है, और दूसरे सेक्टर में उस लेबर को या उस जो वर्क फोर्स है हमारा उसको लगाना है। ये हमारी सरकार की सोच थी, या हमारे जो लीडरान थे, जो नेता थे, उनकी सोच थी। और उसके तहत जो है वो हुआ कि पढ़ाई लिखाई हुई और नौकरी करने लगे।
लेकिन देखिए एक बड़ा विडंबना यहाँ भी आई, जो हमारे समय में बोलता हूँ इसको, कि हमारे समाज का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा था वो कितना कमजोर था। कि समझ लीजिए एक घर में 2 भाई है, तो बड़ा भाई पिता के साथ जो है खेती करने लगा, और छोटे भाई को पढ़ाया गया, और छोटा भाई कहीं बाहर शहर जाकर नौकरी करने लगा। तो नौकरी करने लगा तो उसकी जो पत्नी है वो आ गई शहर उसके साथ, और पत्नी के और जो वो आदमी आ गया तो उसको एक बंधी बधाई सैलरी मिल रही थी। उस सैलरी से उसने जो है अपनी उसकी जो कमाई थी उसकी अपनी कमाई माने जाने लगी, तो निजी कमाई बन गई। और जो भाई वहां कमा रहा था खेतों में, वो जो है एक सबकी संपत्ति, ज्वाइंट फैमिली की कमाई मानी जाने लगी। नतीजा क्या हुआ कि जो शहर में रह रहे लोग थे वो अमीर होते चले गए, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती गई, कई लोगों ने रिश्वतखोरी करके अपने बड़े बड़े घर बना लिए, दूसरी चीजें की, और गांव का आदमी जो है वो नहीं कर पाया। तो सरकार ने जो शहर में वेतन पा रहे थे उनकी जो है, आज आप गौर करें तो उनकी सैलरी बढ़ते बढ़ते आज 150-200 गुना हो गई इतने सालों में। लेकिन किसानों की आय जो है, या किसानों की जो उपज है, उसको कितना गुना मल्टीप्लाई किया, उसको कितना गुना पैसा दिया, तो आप कहिए उसका 10% के करीब दे रहे हैं। तो ये जो विषमता है, ये जो असमानता है, ये किसने क्रिएट की? मैं बोलता हूं कि इसको सरकार की नीतियों ने क्रिएट किया, और इसलिए नीतियों ने क्रिएट की कि सरकार में किसानों की भागीदारी लगातार कम होती गई। आज भी किसान, आप इसको और इस तरह से समझिए कि उस समय जो मंत्रियों के जो बंगले बनाए गए थे, विधायकों के जो घर बनाए गए थे, उसमें काफी जमीन रखी गई थी। कई 5-5, 10-10 एकड़ का उनका जो है उनका बंगला बनाया गया। क्यों बनाया गया था? ताकि वो जो है वहाँ खेती करेंगे, और खेती की जो समस्याएं होंगी उसको समझेंगे और उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि हमारे बिहार के मंत्री के बंगलों में जो है वो शादी में टेंट लगाने के लिए काम आता है, बंगलों की जमीन जो किराए पे लगाते हैं, अनाज बेच देते हैं, उससे कोई सरकार को या देश को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये स्थिति में पहुंचा दिया हमने। तो किसान को मजबूत करने का काम जो है वो कहीं नहीं हुई। पहली बार मैं मानता हूं कि 2005 में जो आयोग गठित करने का काम किया गया, जो जो जिसको कहते हैं, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, ग्लोबलाइजेशन आया, और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किया, उसमें किसानों के लिए भी सोचा। और 2004 में जो स्वामीनाथन आयोग बना, स्वामीनाथन वही थे जिन्होंने हरित क्रांति यहाँ पे की थी हिंदुस्तान में, तो उनकी अध्यक्षता में उनके जो आयोग बना, उसने 2 साल में एक रिपोर्ट भी सौंपी, और जिसमें कई सारे उन्होंने सुधार की बात कही। उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि किसान को उसकी लागत का 50% उस पर ऐड किया जाए और इतना दिया जाए। ये रिपोर्ट उन्होंने 2006 में दे दी थी स्वामीनाथन जी ने, लेकिन 2006 में देने के बाद भी आज तक थोड़ा सा और मैं पीछे रोक देता हूं कि मनमोहन सिंह की मंशा बड़ी अच्छी थी शायद, लेकिन क्या मनमोहन सिंह ने इसको लागू किया? नहीं लागू किया। लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने जरूर लाया 2012 में। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो नहीं था, जो अंग्रेजों के जमाने का 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, कि किसान की जमीन कोई भी सरकार जो है अपने विकास कार्य के लिए ले सकती है, उसमें थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया कि किसानों की जमीन लेते समय कुछ आवश्यक, सरकार जो काम कर रही है उसमें तो ठीक है, लेकिन बाकी जो निजी लेवल पे जो जमीनें इंडस्ट्री लगाने के लिए या किसी और लेवल के लिए की जाएगी, उसमें किसानों की सहमति जरूरी होगी, और किसानों की सहमति 70 से 80% तक होगी, है ना। जो प्राइवेट कंप्लीटली होगा उसमें 80% सहमति किसानों की जरूरी है, और बाकी में 70% किसानों की सहमति जरूरी है। जो पीपीपी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। लेकिन उस दौरान भी किसानों के लिए मनमोहन सिंह जी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। और मैं बताऊं कि उस समय 2006 में मैं बताऊं कि बिहार में मंडियों को खत्म किया गया। ये कृषि सुधार का खेल था कि बाजार, अब जो है बाजार तक किसानों को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में मंडियों में पहुंचने के लिए किसानों को खर्च करना पड़ता है। हमारे बिहार में ज्यादातर छोटे जोत के किसान है, और बिहार में क्या पूरे देश में सीमांत किसानों की बहुलता है। समझ लीजिए कि 90% किसान जो है वो छोटे जोत वाले किसान। जोत वाले किसान का मतलब होता है जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा, यानी कुछ 2-2.5 एकड़ से भी कम लैंड है। ज्यादातर किसानों के पास जो है 2 बीघे 1.5 बीघा जमीन है। बढ़ते जमीन जो है बढ़ गई और इतने छोटे हो गए किसान। अब जो 2 एकड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड वाले जो किसान हैं, जो 1.5 बीघे वाले किसान जो है, क्या वो किसान गाड़ी पे लोड करके जो उपज जो है वो लेके आ सकते हैं? पर शहरों में अपने 20 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर मंडियां तो शहरों में होती है, ज्यादा मंडियां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाई गई थी।
तो समझिए हमारे गांव से हमारा बिहार शरीफ जो नंदा देवी का हेडक्वार्टर है, वो बिहार शरीफ हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर है। तो क्या छोटा किसान 25 किलोमीटर दूर जो है अपनी उपज लेकर के आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो एक प्रयोग किया गया कि बढ़िया भैया कि हम पैक्स की व्यवस्था की, और पैक्स जो है वो ब्लॉक लेवल भी नहीं कहिए, पैक्स जो है पंचायत लेवल पे शुरू किया गया कि किसान पंचायत के पैक्स में आएंगे अपनी उपज लेकर के, और वहां उनकी उपज बिकेगी और उससे किसानों का भला होगा, उनको सही कीमत मिलेगी, एमएसपी मिलेगी, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो मिलेगा, ये तय हुआ। लेकिन क्या हुआ, 2006 से 2020 आ गया, मैं खुद पैक्स में मैंने अनाज बेचा है। तो ये जो एक मिनट में जरा होल्ड करिए, उषा वहां जाके बात करो ना बेटो, जरा मेरी मीटिंग कर रहा हूं, सॉरी, घर में यही सब दिक्कत आती है। तो मैं बता रहा था कि पैक्स की जो व्यवस्था की गई, पैक्स में ये व्यवस्था थी कि किसान डायरेक्ट वहां अनाज लेकर के आएगा और अनाज किसान से रसीद दिखाएगा पैक्स वाले को, और पैक्स वाले अनाज खरीदेंगे, और उसके बाद जो है उसको सरकार से जो पैसा मिलेगा पैक्स को, वो पैक्स वाले जो है किसान को पैसा दे देंगे। बड़ी अच्छी योजना कागज पे लग रही है कि किसान के घर पहुंच रही है सरकार, लेकिन दर हकीकत में हुआ क्या ये समझिए। तो बड़ा आसान होगा, कानून और कानून के पालन में कहां कहां क्या क्या दिक्कतें होती है उसको समझिए। अब हमको पैक्स वालों ने कहा कि 50 किलो की एक बोरी बनाइए, 50-50 किलो की हमने बोरी बनाई, बोरी बना करके हमने वहां जमा कर दिया। उसके बाद देखा कि 5 दिन लोग आकर के जमा किए हुए हैं, अब वहां वही किसान बैठे हुए हैं कि कब मेरी खरीद, कब मेरी जल्दी से खरीद। पैक्स अरे दिन नहीं है, कोई समय नहीं है कि आप अनाज लेके आएंगे और 10 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर या 20 घंटे के अंदर खरीदा जाएगा, या आप ऐसा सिस्टम करें कि भैया आप फलाना तारीख को अनाज लेकर के आइएगा हम खरीद लेंगे। नहीं, वो किसान लेकर के अनाज बैठा हुआ है। खुले में भी कई दफा ट्रैक्टर से कुछ लोग लेके आते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से लेके आते थे, कुछ लोग भाड़े पे ट्रैक्टर लेते थे और इस तरह से लाते थे। तो सड़क कई बार बारिश हो गई, अनाज उसमें गल गया मतलब गीला हो गया, भीग गया, बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ। और तो मैंने देखा कि उसने क्या किया, उन लोगों ने जो 50 किलो का वजन मैंने तौल करके किया था, उसमें उसको एक तो वजन को उसने घटा दिया, बोला 49 केजी है, एक किया। दूसरा उसने कहा कि थोड़ा गीला है, इसमें थोड़ा गंदगी इसमें है, मिट्टी है, धूल है और कट्टू है, तो 2 किलो और कम कर दिया। मतलब हम लड़ाई किए तो 48 केजी पे आया, मतलब 2 किलो फिर भी कम किया। तो समझिए अगर मेरे पास 20 बोरा था तो 40 किलो अनाज हमारा उसने मार दिया। हम इतने जागरूक होने के बाद कितनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, वो कर दिया, चूंकि अब हम उसको ले नहीं जा सकते। हम जब बाहर मार्केट में बेचते हैं तो समझिए अगर 1650 रुपए के हिसाब से अगर गेहूं बेचा जा रहा है, तो बाहर जो है बोल रहा है 1000 के हिसाब से गेहूं खरीदे। लेकिन अब हुआ ये कि पैक्स में बेचने के बाद जो मिल जाना चाहिए 2, 4, 5 दिन में पैसा हमको, तो 1.5 महीने तक नहीं मिला। अब बताइए कि किसान जो है, जो 4 महीना 5 महीना अपना वो अनाज जो उगाया है 4 महीना खर्च करके, वो क्या वो 1.5 महीना या 2 महीना इंतजार कर सकता है? उसकी जरूरतें हैं, उसका बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे देने हैं, उसकी पत्नी का इलाज कराना है, उसकी बेटी की शादी करवानी है, उसके घर में उसकी पिता की डेथ हो गई है, उसका भोज है, कई सारी चीजें हैं गाँव में। आप जब जाते हैं तो गाँव का एक अलग समाज है, और समाज से आप कट के गांव में नहीं रह सकते। अगर किसी की डेथ हो गई है गांव में तो बोलेगा मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कर सकते हैं आप, जो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए मत कराइए आपकी मर्जी। ये भी वो सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पे अगर आपकी अगर डेथ हो गई है तो कर्जा लेके करिएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था में क्या किसान जो है महीना भर 2 महीना जो है पैसे के लिए वेट कर सकता? नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है कि वो खुले में बेचेगा। और बिहार का पूरा जो है, अभी देख लीजिए कि बिहार में क्या है कि किसान का अनाज आ जाता है, 1 महीने के बाद पैक्स चालू करते हैं, और वही पूरा नहीं खरीदते, तो कुछ परसेंट अनाज खरीदा जाता है। तो समझ लीजिए, एक बार नेशनल डेटा देख रहा था कि 6% या 8% अनाज सरकार खरीदती है। बताइए 6% 8% अनाज खरीदते हैं तो 90% 94% अनाज का क्या होगा? अब हम चूंकि हमारा समय देख रहा हूं मैं कि मुझे लगता है कि 24 मिनट के करीब मैंने बोल दिया है, तो और मैं सीधा बिल पे आता हूं। इसके बाद एक मैं बेस समझाने का प्रयास कर रहा था। और एक बड़ा संकट ये समझिए कि जब मनमोहन सिंह, जब ग्लोबलाइजेशन आया, मनमोहन सिंह जिसके सूत्रधार माने जाते हैं, तो क्या किया गया? निजीकरण की आंधी में क्या किया गया? गांव को किस तरह से देखिए बर्बाद किया गया, गांव के लोगों के खर्चे किस तरह से बढ़ा दिए गए। पहले बीज किसान का होता था, पानी का अरेंजमेंट वो कर देता था,
आज की तारीख में क्या हुआ है कि नदी बेच दिया गया, टेंडर कर दिया गया, नदी का बालू, नदी का पानी, नदी की मछली सब टेंडर कर दिया गया है। पहले किसान जो नदी से पानी ले आते थे, वो सारा बालू ले आते थे, वो सारा आप नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि किसान पहले क्या करते थे, किसान कि वो खुद काम करते थे, अपना तटबंध खुद मजबूत करते थे। नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो उन्होंने तटबंध मजबूत करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को पैसे दिए और ट्रैक्टर लगाए गए। और क्या किया उन्होंने, जेसीबी से अलंग के बगल में, जो अलंग मतलब बोलते हैं, जो तटबंध जिसको बोल रहे हैं, उसके बगल के खेत, मतलब कई हजारों एकड़ लैंड बिहार में बर्बाद कर दिया गया, 10-10 फीट खोद दिया गया, मिट्टी वहीं से उठाई गई, जबकि उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में सरकार ने किया था कि ट्रैक्टरों ने क्या किया, मिट्टी बगल से ले ली और किसानों की किसी ने नहीं सुनी, न सरकार ने सुनी, न वो कॉन्ट्रैक्टर ने सुनी, और किसान के खेत हजारों एकड़ लैंड बर्बाद कर दिए गए, किसी ने सुनवाई नहीं। फिर देखिए कि जो किसान का बीज, ट्रैक्टर, अब तो वहां मजदूर भी नहीं मिलते, लेबर भी नहीं मिलते। मनरेगा के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। उसके बाद पलायन जो हुआ, पलायन से क्या हुआ, किसान के साथ जो मजदूर रहते थे वो मजदूर सारे भाग गए, वो पंजाब चले गए, चूंकि पंजाब में भी बहुत ज्यादा पैसा देकर के खेती करा लेते हैं, चूंकि उनके यहाँ कैश क्रॉप भी होता है, उनके पास ढेर सारी सुविधाएं हैं, मंडियां हैं, पानी की व्यवस्था है, बड़ी सारी सुविधाएं पंजाबी किसानों के पास है। लेकिन बिहार के किसानों के पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, सुविधा के नाम पे जीरो है। इसलिए बिहार के किसान जो हैं वो किसानी पे नहीं जीवित है। कई लोग बोलते हैं कि बिहार के किसान कहाँ आ रहे हैं इस आंदोलन में। ऐसी बात नहीं है कि बिहार के किसानों के पास दिक्कत नहीं, बड़ी भारी दिक्कत है। लेकिन बिहार के किसान इतने मजबूत नहीं है कि 1500 किलोमीटर यात्रा करके दिल्ली में जमा हो सके। बिहार के किसान इतने मजबूत नहीं है कि पटना में भी आकर के जमा हो सके। एक तो कोरोना काल में ऐसे भी डरा दिया गया है। बहुत गरीब किसान है बिहार के, और बिहार के किसान जो है वो मजदूर हो गए हैं, या उनके बेटे पढ़ लिख करके नौकरी करते हैं शहरों में, वो भी मजदूर, नौकरी को भी मैं मजदूरी ही मानता हूँ। वो आप बंधुआ मजदूर है एक तरह से, वो भी कि जो नौकरी कर रहे हैं, अगर सरकार के साथ कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के साथ कर रहे हैं, तो उनके शोषण के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि मजदूरों के, किसानों के सामने जो है वो पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया है। पुलिस वाले कौन है? मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक आईपीएस ऑफिसर बोल रहा था कि किसान को समझा रहा है और कह रहा है कि मैं भी किसान का बेटा हूं। अरे भाई, आप किसान के बेटा होते तो किसानों के पक्ष में खड़े होते। आप किसानों को रोक नहीं रहे होते दिल्ली आने से। जिस सरकार ने आपको कहा था कि किसानों को दिल्ली नहीं आने देना है, उसको समझाते कि किसानों की जो ये नीति है, किसानों के साथ जो आपने नीति अपनाई है वो गलत नीति अपनाई है, और किसानों के साथ जो है हम खड़े हैं, इसलिए किसानों को जिंदा रहने का अधिकार है। तो ये जो 3 कानून है, जो कानून सरकार ने अध्यादेश ला करके क्या कहिए इसको जबरदस्ती, ये गैर संवैधानिक कानून, गैर संवैधानिक तौर पे जो 3 कानून जो पास किए गए हैं, वो तीनों कानून एक छोटे से, मैं इसमें ये चर्चा करता हूं कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस कानून का नाम क्या दिया गया है। मैं हिंदी में ही बोलता हूं और उसका अर्थ क्या है। तो एक पहला कानून इनका है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने संवर्धन और सरलीकरण। इसमें वो कह रहे हैं कि खुले बाजार में किसान को अनाज बेचने की छूट है। तो भाई छूट तो पहले से है, अभी आप छूट क्या, किसान जो है सारे मंडियों में बेच रहे थे, हर जगह मंडियां हैं, क्या मंडी से बाहर नहीं किसान बेच रहे थे अनाज? बेच रहे थे। तो ये लाने का पर्पस क्या है, ये क्यों ला रहे हैं? तो एक अंदेशा है या सच भी है ये, जिसको आप इस तरह का समझिए कि ये कह रहे हैं कि हम इसलिए ला रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं, ये बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो अनाज खरीदेंगी, वो जो है ज्यादा पैसे देगी। आपके पास ऑप्शन होगा, आप यहाँ बेचे कि वहां बेचे, जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां बेचे। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कॉर्पोरेट कंपनियां ज्यादा पैसे में अनाज खरीद पाएगी और कितने दिन खरीदेगी? जैसे कोई उसका उदाहरण समझिए कि रिलायंस जब आया टेलीकम्युनिकेशन में, दूसरा भाई जो मुकेश अंबानी है, पहले भाई तो खत्म हो गए छोटे वाले, उन्होंने कहा कि हम जो है पूरे देश में फ्री सेवा दे रहे हैं, रिलायंस सिम ले लीजिए और फ्री में बात कीजिए। क्या आज वो फ्री में मिल रही है सेवा? नहीं मिल रही। दूसरा इनका कानून है कि कृषि, ब्रैकेट में सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, जिसको सामान्य भाषा में समझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? किसान जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर करके वो उसके अनुसार खेती करे और उसको बेचे।
तो कह रहे हैं कि आपकी फसल को खरीदार पहले ही मिल गया। भाई फसल को खरीदार मिल गया पहले, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन खरीदार तो तब न खरीदेगा जब फसल अच्छी होगी, जब फसल होगी। और कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा हुआ है वो तब मान्य हो पाएगा जब जो है बाजार में कीमतें ज्यादा होंगी। क्या बाजार में कीमत ज्यादा होगी और कॉन्ट्रैक्ट में कम लिखा होगा? व्यापारी करेंगे तो छोटे व्यापारियों पे तो कानून ला देते हैं। जैसे समझिए अभी महाराष्ट्र में प्याज पे कानून लाया हुआ कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते। प्याज जो है कोई छोटा व्यापारी जो अपने स्टॉक नहीं कर सकता उस पर छापा पड़ जाएगा और प्याज पर सीज कर लिया जाएगा। लेकिन क्या अम्बानी, अडानी या टाटा या दूसरे जो कॉर्पोरेट कंपनी वर्ल्ड लेवल पे कोई आएगी, क्या उसको ऐसे ही सीज कर पाएंगे आप? उनके खिलाफ क्या आप कानून को शिथिल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। एक दूसरी बात समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि कॉपीराइट एक्ट जो है उसके तहत प्रोड्यूसर, सिनेमा की मैं बात कर देता हूँ थोड़ी सी, कि सिनेमा में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी माना गया। कॉपीराइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? और जो चैनल आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो चैनल है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या राइटरों के शर्त पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है म्यूचुअल? क्या म्यूचुअल होता है? नहीं होता है। 20-20, 25-25, 30-30 पेज के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनियों के वकीलों का पैनल बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में लिखते हैं। क्या किसी सामान्य आदमी की ड्यूटी की बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ पाए, उसको समझ पाए कानूनी भाषा में? क्या किसान या क्या कोई व्यक्ति जो है उसको अपने वकीलों के माध्यम से समझ पाएगा? और अगर समझता है तो क्या उसके संशोधन जो वो चाहता है कि ये चीजें नहीं हो पाएगी, वो क्या वो दबाव बना सकता है? हम देख रहे हैं बॉम्बे में कि बड़े बड़े राइटर्स, वर्ल्ड में ये झगड़ा चल रहा है कॉपीराइट का, नहीं दबाव बना पा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तर्क कर सकते हैं, कानून की बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ। तो जब आप अपना वित्त तय करते हैं, जब बजट तय करते हैं, तब तो कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ हम मीटिंग करते हैं। लेकिन जब किसान बिल की बात कर रहे हैं, किसान में सुधार, कृषि सुधार की बात कर रहे हैं, तो आपने बताइए कि कहाँ किसानों का साथ लिया, किसानों से क्या सहमति ली? हम तो ये कहें जो आपके नौकरशाह है, नौकरशाह और सरकार। नौकरशाह मतलब जो शहरी लोग मूलतः, नौकरशाही में मूलतः ज्यादातर शहरी लोग हैं जिनके 2 पीढ़ी पहले किसान होंगे। जैसे मैं अपने भाई घर में बात करूं, मेरे पिताजी किसान, मेरे बड़े पिताजी वेटनरी डॉक्टर, तो मेरे बड़े पिताजी के लड़के फिर ब्रांच मैनेजर बैंक में, उनकी लड़की जो है फिर वो जो है दूसरे बैंक में। मेरे भैया को कहाँ पता है कि खेती में क्या होता है? वो तो है, कह रहे हैं कि किसान गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ये तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपको चूंकि जमीन की जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है, मैं कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ करेंगे। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस मनीष जी के पास जाऊंगा, चूंकि 38 मिनट हमें दिखा रहा है।
30 मिनट से ऊपर हो गया है संभव। तो सबसे बड़ा नुकसान आपने कहा कि राशन, हमने अपने भाषण में कहा ना, प्रवचन जो देते हैं, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ परिवारों को हमने जो है, अब जमीनी हकीकत क्या है, और ये जो भोजन दे रहे हैं फ्री में, वो कहाँ से दे रहे हैं आप? वो दे रहे हैं जो किसानों से आपने अनाज खरीदा है न्यूनतम सपोर्ट प्राइस के, वही अनाज है। एफसीआई को गोदामों में अनाज रखे हुए सड़ रहे हैं आपके पास। और आपको ये बता दूं आपको कि इतना अनाज आपके पास है कि आप वो अनाज दूसरे विदेशों को आपके उपभोक्ता मंत्रालय ने या कहिए खाद्य मंत्रालय ने लेटर लिखा था कि जिस देश को अनाज की जरूरत है हम उनको फ्री में अनाज देंगे। इतना अनाज आप बचते, अनाज के रखरखाव में भी भारी खर्च है। जो बीजेपी के नेता शांता कुमार है, उन्होंने बड़ा, खैर वो अलग इशू को समस्याएं बना करके रख दी जाती है, और 20 साल 25 साल उसके बाद बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, उठा के उसको फेंकने की बात की जा रही है। पीडीएस सिस्टम को भी खत्म करने की बात की जा रही है। अब कह क्या रहे हैं कि अनाज की जरूरत जो है राशन धारियों को, राशन कार्ड धारियों को नहीं है, वो इस बात से, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या 80 करोड़ को अनाज मिलता है, क्या 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं? अगर 80 करोड़ है तो 80 करोड़ का जो कार्ड बना हुआ है क्या वो सही है? वो सही नहीं है। उसमें हम मान ले रहे हैं कि 40 करोड़ यानी आधी जो है गड़बड़ी है। आधे तो ठीक है, आधे लोगों को तो अनाज की जरूरत है। क्या उन तक अनाज पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है, या अनाज का गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है, नौकरशाही की है। लेकिन सरकार और नौकरशाही दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? सरकार और नौकरशाही की पूरी योजना है कि वो जो है कॉर्पोरेट की गोद में जाके बैठना चाहते हैं। इसको ऐसे आप सभी का उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। कि समझ लीजिए बीएसएनएल जो है टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन में है। बीएसएनएल में सुधार जब होता है तो मनमोहन सिंह ने कहा, जब इन्होंने वैश्वीकरण किया तो प्राइवेट कंपनियों को भी कहा कि आइए और टेलीकम्युनिकेशन में आइए। पहले टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, तो आई, और बीपीएल आया, मैक्सच आया, आज रिलायंस है, आज दूसरी कंपनियां, एयरटेल है, वगैरह वगैरह। अब ये समझिए आप भी और हम भी समझ रहे हैं, और हम कह रहे हैं लोगों को समझाइए भी अगर कहीं हम गलत हैं तो, कि एयरटेल या रिलायंस या दूसरी कंपनी एक तरफ है और दूसरी तरफ है बीएसएनएल। अब जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री से लेकर के नौकरशाही तक, क्या बीएसएनएल उनको रिश्वत दे सकता है? और क्या एयरटेल इनको रिश्वत नहीं दे सकता है? क्या बीएसएनएल एयरटेल से मुकाबला कर सकता है? तो जो प्राइवेट पार्टियां हैं वो कमीशन के तौर पे, चंदा के तौर पे पार्टियों को चंदा देती है, हजारों करोड़ रुपए का। चुनाव उसी पे तो लड़ा जा रहा है। 2014 के बाद क्या हुआ? चुनाव तो लड़ा जा रहा है कॉर्पोरेट के पैसे से। क्या ये आम जनता के पैसे से लड़ा जा रहा है? आज जो चुनाव का बजट है, क्या सामान्य किसान लड़ सकता है? किसान कोई चुनाव लड़ सकता है? तो आप गौर कीजिए कि जो बीएसएनएल को जिस तरह से खत्म किया, बीएसएनएल को क्या खत्म करके किया गया? एक सांसद ने बोला भी उसने कि सब कामचोर हैं, जितने सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो सब कामचोर है। भाई, सरकारी नौकरी करने वाले क्या चांद से उतर के आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं? सब आप ही के देश के हैं, आपके वोटर हैं, आपके साथी हैं, वो चोर हैं, और आप जो बैठे हुए हो आप सब सही। तो एक जो निजीकरण का जो हमला है, निजीकरण का हमला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी, निजीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन। देख लीजिए कि स्कूलों की हालत देश में क्या है। आज कोरोना काल में 1 साल से सारे सरकारी स्कूल बंद हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं आप, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है? तो क्या जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, क्या उनको 1 साल आप प्रमोट कर देंगे? ऐसे बिना पढ़ाई प्रमोट कर देंगे? तो बिना पढ़ाई प्रमोट कर देंगे तो क्या बच्चे उतने ही मजबूत होंगे जितने लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे मजबूत होंगे? तो विषमता खड़ी होगी कि नहीं होगी, ये देखना जरूरी है। फिर वैसे ही आप अस्पतालों की बात कीजिए। सरकारी अस्पतालों को आपने सब जगह ठप कर दिया और प्राइवेट को आप हर जगह बढ़ावा दे रहे हैं। तो बताइए कि कैसे जो है इस देश के नागरिकों के लिए आप सोच रहे हैं, किस जगह पे सोच रहे हैं? कोई तो जगह दिखे। किसानों की खाली बात नहीं करें, सब जगह यही है। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उसे किसानों की लड़ाई नहीं मानता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये वी द पीपल, जो संविधान में लिखा हुआ वी द पीपल, ये वी द पीपल की लड़ाई है। कि एक तरफ कॉर्पोरेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरी तरफ जो है वो दलाल हैं,
जो नौकरशाही में बैठे हैं, जो नेता बन के बैठे हुए हैं, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, और किसान जो है उस देश का असली नागरिक है। तो मैं कहूंगा कि आप जो लोग सुन रहे हैं इस बात का प्रसार कीजिए, किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि वो किसानों का साथ नहीं है। किसान तो अपना अनाज खाने भर उगा लेगा, लेकिन जब अनाज मंडी में जो आएगा, आप इसको समझिए कि 10 रुपए किलो जो गेहूं बेच रहा है किसान, वो आपको शहर में 48 रुपए किलो आटा मिल रहा है। मैं भी खरीद रहा हूं, मैं भी 48 रुपए किलो आटा खरीद रहा हूं। टमाटर जो किसान नासिक में 2 रुपए किलो बेच रहा है, वो यहाँ 40 रुपए किलो खरीदना पड़ता है, वो मैं भी देख रहा हूं। तो ये किसान का आंदोलन नहीं है केवल, ये हम तमाम देश के नागरिकों का आंदोलन है। मनीष जी, इतना समय दिया आपने, मुझे धन्यवाद। आपकी तरफ मैं करता हूँ, बताएं आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और काफी सारे मुद्दे उठ गए मुझे लगता है अब, और हमने लगभग आपने पूरा एक रेखा चित्र बना दिया आजादी के बाद से लेके अभी तक जो तमाम बदलाव हुए, न केवल किसानी में, न केवल गांव में, बल्कि आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए जिसमें शहरों में भी जो बदलाव हैं या जिस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा, या तो आप लोग 2-3 चीजें मैं कहूंगा, बाकी लोग प्रश्न करें। तो एक तो आप अपना जो वीडियो है उसको ऑन कर दें, ताकि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के चेहरे आ पाए, और आप अपना एक लाइन में एक परिचय भी दें सवाल पूछने से पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे जहन में 2-3 बातें आ रही थी कि जैसे एक तो आपने उठा दिया है जैसे करप्शन का मुद्दा, निश्चित ही वो एक मुद्दा है, लेकिन अब हम सारे मुद्दों को एक साथ कितना हम इतने सीमित समय में डील कर पाएंगे मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है अगर हम किसान की ओर ही ज़्यादा फोकस करें इस बातचीत को आगे, और समाधान की ओर करें। हमें पता है कि दिक्कतें हैं, मतलब दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। हम लोग इस ग्रुप में कोशिश करते हैं कि क्या क्या समाधान या किस दिशा में हमें सोचना चाहिए, मतलब इन समस्याओं से निकलने के लिए। तो अगर हम उस दिशा में कुछ बातें कर पाएं, क्योंकि जैसे एक तो जो सरकारी अधिकारी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक बार सरकार का उसने कर लिया कि भाई एग्रीमेंट कि मैं सरकारी अधिकारी हूं या सरकार में नौकरी करने लग गया, अब उसकी अपनी स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र सोचने, स्वतंत्र करने की क्षमता वहीं उस दिन खत्म हो गई है। तो वो अपने आप में कोई निर्णय ले पाएगा, वो बस एक निर्णय ले सकता है कि वो नौकरी छोड़ दे। वो शायद हम में से, मतलब व्यवहारिक तौर पे सोचें तो बहुत कम लोग ये हिम्मत दिखा सकते हैं। तो वहां पे तो कोई संदेह ही नहीं है। अब सवाल ये है कि किसानों के मुद्दे को लेके, क्योंकि अब हमने पूंजीवादी सिस्टम को कहीं ना कहीं अपना लिया है 91 के बाद से, और मुझे लगता है विश्व ने ही अपना लिया है। और दूसरा था हमारे देश में गांधीवादी सिस्टम, जो भारतीय सिस्टम में जैसे कहता हूं, वो प्योरली भारतीय सिस्टम था, जिसमें इच्छाओं के पीछे भागना नहीं था अंधा होके। वो एक अलग उस दिशा में मुझे लगता है अभी हमारा समाज ना तो जा रहा है, ना उस दिशा में सोच रहा है। तो हमें सोचना पूंजीवादी सिस्टम में ही होगा, लेकिन उसमें हमें कैसे इफेक्टिव सोचना, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, मेरा इस दिशा में है। बाकी लोग, आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं जो आप लोगों को लगता है। मनीष जी, एक आप कोई सवाल करें इससे पहले मैं एक बात कर दूं आपसे। जी, ये पूंजीवादी जो शब्द है ना, पूंजीवाद, जी, पूंजीवाद को सिर्फ हमने निगेटिव के तौर पे देखा, क्योंकि वामपंथी साथियों ने इसको निगेटिव के तौर पे लिया है। मैं इसको निगेटिव के तौर पे नहीं लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि दोनों जरूरी है, पूंजी भी जरूरी है और मिट्टी भी जरूरी जी, है ना। तो अब देखिए, जिससे सिनेमा की मैं बात करूं उदाहरण के तौर पे, कि सिनेमा में एक प्रोड्यूसर होता है जो पैसा लगाता है, और एक लेखक होता है जो विचार लेकर के आता है। दूसरे टेक्नीशियन होते हैं जो क्रिएटिव लेवल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, और एक्टर होते हैं। वो सब अपना स्किल ऐड करते हैं उसमें। तो खाली पैसा नहीं काम कर रहा है, वो स्किल भी काम कर रहा है। लेकिन पैसा के बिना वो स्किल बेकार है। पैसा करनी है तो स्किल कहाँ लेके जाएंगे, कितनी दूर लेके जाएंगे। टेक्नोलॉजी है, तकनीक में जो है वो पैसा लग जाता है जब तकनीक इस्तेमाल करेंगे। तकनीक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पैसे की जरूरत शायद कम से कम है, लेकिन जैसे ही तकनीक में जुड़ेंगे तो पैसा तकनीक भी किसी ब्रेन वाले नहीं दिए, तकनीक किसी पैसे वाले ने नहीं उगाया है। अंबानी के बेटे ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं क्रिएट की है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वो किसी और ने लगाई है, हमारे आपके जिसे सोचने समझने वाले लोगों ने लगाई है। तो जो हमने सोचा समझा उसको पूंजी, दोनों बराबर। जिसे कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? कॉपीराइट एक्ट कहता है कि राइटर भी मालिक है। जैसे प्रोड्यूसर मालिक है अपने प्रोडक्ट का, वैसे राइटर मालिक है अपने प्रोडक्ट का, तो उसको रॉयल्टी मिलेगी।
वैसे ही हम ये देखते हैं कि पूंजीवाद जो है, पूंजी भी है, पूंजी भी रहे, लेकिन न्यायोचित उसका हिस्सा रहे। बिल्कुल, मैं वो भी हमको यही समझना शुरू कराना पड़ेगा कि आगे मेरा बढ़ना। भी यही पक्ष है कि पूंजी अपने आप में नेगेटिव नहीं होती, उसका उपयोग कैसे हो रहा है इफेक्टिवली, करेक्ट, हमें इस दिशा में सोचने करेक्ट, की जरूरत है। करेक्ट, जी बिल्कुल सही। जी, आगे करें। मनीष जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार मान, आरकेएसडी कैथल कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर विराजमान हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय है। और कहीं न कहीं खेती किसानी उससे उस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं किसान के बेटे हैं। तो हम जो ये टॉपिक डिसाइड कर रहे थे भारत के किसान की स्थिति, तो असल में इससे ये तय हो जाता है कि वो अच्छी नहीं है। और मेरा जो क्वेश्चन है धनंजय जी से, वो कहीं न कहीं एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है, प्रासंगिक क्वेश्चन है और उसके साथ आधा अधूरा जवाब भी है, बचा हुआ जवाब हम धनंजय जी से चाहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसान की स्थिति अब भी बेहतर नहीं है। किसान की स्थिति 2005 में भी बेहतर नहीं थी और मुझे ऐसे लगता है कि किसान की स्थिति 3 कानून आ जाएँ तब भी बेहतर नहीं होगी और ना आए तब भी बेहतर नहीं होगी। तो ऐसे में एक तो आपकी कुछ बातों को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ कि किसान पहले संचित था, पहले शहरीकरण नहीं था, पशुपालन को जोड़ के वो देखता था साथ-साथ में और कहीं न कहीं किसान खुद काम करते थे और मनरेगा नहीं था, उधर वाले पंजाब में नहीं आते थे और पंजाब के किसान जो, वो कहीं न कहीं एक तरीके से उपभोक्तावादी किसान नहीं थे। जैसे कहें कि हम वो खाद वाला और ये बाकी जो अन्य खर्चे होते थे, संचित किसान जब मैं कहता हूँ, तो उसके पास बाइक, खाद से लेके स्कूटर, ये बाइक, केसीसी कार्ड, ये चीज़ें नहीं थी पहले। तो एक उपभोक्तावादी किसान के होने के साथ-साथ आज जब किसान का खर्च बढ़ गया है, तो 3 कानूनों के होने या ना होने से वो चीज़ समाधान हो जाएगी या फिर किसान को और ज़्यादा सीखना पड़ेगा या फिर डिमांड और सप्लाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा? ये मोटा क्वेश्चन एक मेरा धनंजय जी से है। जो आपका सवाल है उसका जवाब तो बहुत विस्तार है इसका, क्योंकि छोटा सा सवाल आपका नहीं है और छोटा सा जवाब भी नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन फिर भी मैं कम शब्द में इसको समेटने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने मनीष जी को कहा कि आप अपना वीडियो ऑन रखें प्लीज। विनोद भाई नमस्कार, आप अपना वीडियो प्लीज ऑन रखें तो बात हो पाएगी, ज्यादा बेहतर है। मैं सिनेमा का आदमी हूँ इसलिए सामने वाला काउंटर शॉट भी मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बताऊं मैं आपको कि किसान जो उपभोक्तावाद है वो भी गलत नहीं है। उपभोक्तावाद को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अगर कोई उपभोग नहीं करेगा, सब खाली उगाने वाले रहेंगे तो भी नहीं चलेगा संसार। तो दोनों पक्ष है। उपभोक्तावाद, सिनेमा हम बनाते हैं लेकिन सिनेमा को देखने वाला न रहे तो फिर सिनेमा किसको बना के दिखाएंगे? तो उपभोक्तावाद जरूरी पक्ष है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप किसान को क्या समझ रहे हैं। किसान, जैसे कई लोगों ने कहा, खास करके जो विरोधी किसान विरोधी हैं, कि किसान जो है पिज्जा खा रहा है, किसान जो है हवाई जहाज से चल रहा है, किसान जो है फला कर रहा है। भाई किसान भी इस देश का नागरिक है, उसके अंदर भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी मनुष्य है, संत नहीं है किसान। तो किसान को भी लगता है कि भाई हमारे बच्चे भी जो है ये कपड़े पहने थे। मैंने बताया तो कि जो है मेरे बड़े पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे और उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, वो खुद अच्छे कपड़े पहनते थे। मेरे पिताजी किसान, मेरे पिताजी के बनियान में छेद होता था। मेरे भी कपड़े, कई दफा बड़े पिताजी के लड़के जो कपड़े छोड़ देते थे वो मैं पहनता था। तो मेरी माँ को लगता था कि मेरा बेटा अपने उतरा हुआ कपड़ा क्यों पहनता है। तो ये चाहत जो है कोई बुरी नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आप जो है, जो विषमता क्रिएट की सरकार ने, या हमारी सोसाइटी में भी उसको सहयोगी है, कि आप जो जो आपका जो सेवक है, जो नौकरी करने वाला वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, उस पर तो आपने नियंत्रण नहीं रखा। आपने देखिए आजीविका की व्यवस्था कर दी आपने नौकरी करने वालों के लिए, पेंशन की व्यवस्था कर दी कि नौकरी के बाद आप जो है पेंशन जो है, आप जीवन आपका सुरक्षित रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बाद आपकी पत्नी को भी मिलेगा पैसा, चिंता ही मत करिए। तीसरी बात, आपको सपने देखने का अधिकार दिया गया, क्योंकि आपके पास पैसा है, हर महीना पैसा आता है, जमा होता है। बेटे को आप समझिए बैंक में ऑफिसर बन गए, कलेक्टर नहीं बन पाए तो बेटे को कलेक्टर बनाने का या फॉरेन भेजने का सपना आपके पास है। लेकिन किसान के पास क्या किया आपने? किसान को आपने जो है आजीविका के साधन भी उसको बांध दिए, बोले ये भी तुमको नहीं करने देंगे। पेंशन तो है नहीं किसान के पास। किसान जो है अगर वो नहीं खेत पे जाए, बीमार पड़ जाए 2 महीना, तो उसे खेती कौन करेगा, जरा समझाइए। किसान की पत्नी अगर खेत पे नहीं जाए, उसके गर्भ में बच्चा ठहर जाए, तो किसान की पत्नी नहीं जा पाएगी खेत पे।
तो फसल तो सूख जाएगी, सरकार तो देती नहीं है। लेकिन कोई नौकरी कर रही महिला, हमारी बहन है या कोई है, उसको जो है मैटरनिटी जो है लीव मिलता है 6 महीने का, अब तो साल भर का हो गया, अब तो लड़कों को भी दे रहे हैं, बोले बाप भी अब छुट्टी ले लेगा जी, आप ये व्यवस्था करते जा रहे हैं। ये जो विषमताएं, यही विषमताएं, सरकार की जो विषमताएं हैं, वो हम किसान परिवारों के लड़कों में भी वो आ गई है। उनको लग रहा है सरकार तो सही कर रही है। इसलिए ये विषमता जब तक सरकार नहीं हटाएगी, किसानों को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा आपका, तब तक नहीं बदलाव आएगा, कुछ नहीं बदलेगा। धनंजय जी, मेरा ये मानना है कि जैसे खुद किसान के तौर पे हम देखें तो अपने खेत में सारा का सारा काम हम खुद ही करते हैं। अभी गांव में ही रहते हैं और छत से लेके खेत, हर जगह हम सब्जियों से लेके अपने खेत में सब खाद से लेके खुद ही डालते हैं। तो उस फीलिंग के साथ साथ देखते हैं कि गांव के अंदर मैं सरकार को सही नहीं ठहरा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार की अब ये 3 कानून तो एक तरीके से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके साथ नहीं है, और उसके पीछे कहीं न कहीं किसान का संगठित न होना और किसान का उस तरीके से आंदोलनों में न आना, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। किसान के लिए हमेशा ही जब भी सरकार ने कुछ आधा अधूरा किया है, थोड़ा बहुत किया है, तो वो एक तरीके से आंदोलन के कारण किया है। चाहे छोटू राम की बात हो, महेंद्र सिंह टिकैत की बात हो, तो सरकार की मंशा उस तरीके से सही नहीं रही है और ना ही उस तरीके से लॉबिंग किसान की कभी रही है। तो अभी वर्तमान में ये 3 कानून जो लेके आई है, तो सरकार कहीं न कहीं एमएसपी या इन चीजों से, जो आपने विस्तार से बता दिया है, उन चीजों से हाथ खड़ा करके ये चाह रही है कि किसान, हम वो प्रोत्साहन दें क्यों जिन चीजों के लिए, जो एमएसपी वाला प्रोत्साहन जो हमें स्टोरेज करना पड़े, और उसके लिए जो अडानी अंबानी बैठे हैं, तो अडानी अंबानी बैठ के वो स्टोरेज करेंगे। और एक मैं कल पढ़ रहा था, पता नहीं कितना सही है, तो कैथल में एक स्टोरेज व्यवस्था की है अडानी ने, और उसमें जितनी भी व्यवस्था है वहां पे, उसमें अगर 10% भी सरकार ठेके पे लेती है उस स्टोर को, और वहां पे गेहूं वगैरह जो डालती है, तो उसको 2200 के आसपास का खर्चा देना पड़ता है एक तरीके से पर क्विंटल के हिसाब से। तो इस तरह की व्यवस्थाएं तो पहले से डेवलप कर चुके हैं, ये लगभग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। तो फिर भी किसान बचे कैसे? मेरी बात ये है कि किसान एक तरीके से, जो रसोई में किसान की चीजें होती हैं, कम से कम हम उन चीजों को तो हम, जैसे दाल होती है, दाल से लेके बाकी चीजें होती हैं, वो भी हम मार्केट से खरीद सकते हैं। एक तो ये किसान, मतलब किसान बच सकता है, बस बचने वाली बात कर रहा हूँ मैं, किसान के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सरकार, जी दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जैसे सरकार, एक तरीके से सरकार का प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन एमएसपी प्रोत्साहन नहीं है, वो एक तरीके से किसान की, एक तरीके से सरकार की मजबूरी, या फिर उसका एक तरीके से वोट प्राप्त करने का जरिया हो जाता है। हर साल बढ़ा देते हैं कुछ कीमतें, जो चीजें वो विदेश से खरीदते हैं, जैसे दाल है, दाल की खपत भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, उत्पादन भी ज्यादा है, और बाहर से भी आती रहती है। तो इस तरीके से देखें तो सरकार ने उस तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कभी इस चीज को देखा ही नहीं कि डिमांड और सप्लाई सरकार को देखनी चाहिए थी, प्रोत्साहन करना चाहिए था। हरियाणा में मुझे ऐसे लगता है कि एक तरीके से किसान एमएसपी के आसपास होते हुए, खासकर जिस जगह से मैं हूँ, करनाल से हूँ, यहाँ तो हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसान भी अपने आप को एक तरीके से व्यवसायिक खेती की से दूर नहीं कर पा रहा हो। बाकी चीजों के मामले में उपभोक्तावादी है, किसान उपभोक्तावादी रहे, बेशक रहे, पर जो चीजें खेत में हो सकती है उनके प्रति वो उपभोक्तावादी हो रहा है, और सरकार की उदासीनता लगातार बरकरार है। मैं इन चीजों पे सरकार को, मैं एक तरीके से कह रहा हूँ कि दोषी है सरकार, और सरकार हाथ खड़े कर रही है, और दबाव में भी एक तरीके से पूंजीपतियों के दबाव में कह लो, या फिर उस तरीके से कहो कि इलेक्शन के दौरान वो बहुत सारा पैसा जाना होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कुल मिला के फिर किसान अपने आप को बचाए कैसे? मुझे ऐसे लगता है कि खेत में काम को उस तरीके से किया जाए, और छोटे किसान, खासकर सीमांत किसान जो हैं, वो खेत में अगर चाहे तो एक छोटे, आपने जो गट्ठा शब्द कहा था, छोटे हिस्से में एक मकान जितना हिस्सा हो या 100 गज का हो, उसमें कम से कम छोटी सब्जी वगैरह करे, तो हरियाणा में शुरुआत भी हो चुकी है इन चीजों की जगह जगह से, तो उससे कुछ पैसा बचाया जा सकता है। और सरकार के विरुद्ध एक तरीके से, आप ये देखो कि ये किसान का आंदोलन है, और हम किसान के क्षेत्र से आते हैं, तो लोग उस तरीके से रुचि भी नहीं ले रहे हैं। तो ये उपभोक्तावाद का ही परिणाम है, ये जियो का परिणाम है। और कहीं न कहीं एक अन्य कारण मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले उच्च खेती हुआ करती थी, मध्यम व्यापार हुआ करता था, और साथ साथ में नियमित नौकरी हुआ करती थी। जो आपने शहरीकरण के बाद जो आपने गैप को बड़े अच्छे से बताया, किस प्रकार
एक संगठित वर्ग होने के नाते किसान असंगठित वर्ग होने के नाते यहाँ किसान का उतना दबाव नहीं पड़ता, और नौकरी पेशे वाले जो संगठित वर्ग होता है वहाँ सरकार लगातार देती रहती है। तो इस कारण जो खेत किसान की बचत है और एक नौकरी करने वाले उसमें बचत में ज्यादा बड़ा अंतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवार के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है या फिर परिवार के तौर पे वो समझदार माना जाता है, तो उसको वो खेती की ओर नहीं भेज रही। उसको वो प्रोत्साहन ना होने से वो उसको एक तरीके से उच्च खेती थी, मध्यम व्यापार था और निमन नौकरी थी, वो निमन नौकरी आज उच्च हो गई है इस सारे शहरीकरण या बाकी प्रयासों से। तो परिवार का जो लायक शब्द, हालांकि मैं सबको लायक मानता हूँ परिवार के अंदर, फिर भी उस लिहाज से जो वो लायक मानते हैं जिसको, उसको वो खेती की ओर ना भेज के नौकरी की ओर भेज रहे हैं। और जो बचा हुआ व्यक्ति होता है वो खेती के लिए होता है, खासकर हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में वहां वो उस तरीके से वैज्ञानिक खेती भी नहीं हो पाती, और ना ही वो सरकार का उस तरीके से विरोध कर पाता, और ना ही उस तरीके से उत्पादन और बेचने ये सारी चीजें कर पाता, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं काफी बातें तो कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी और मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार देता हूँ। एक इसको समझते हैं हम कि ये पूरी दुनिया में है, क्योंकि दुनिया प्रभावित है अमेरिका से, यूरोप से, है ना। अब चाइना भी देखिए, चाइना तो अमेरिका का भी बाप बन गया है। जो चाइना साम्यवादी देश कभी कहलाता था, या रसिया, उसको अमेरिका से मैं ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। कई लोग हमारे वामपंथी दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि आप जो है वामपंथियों से चिढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं। मैं वामपंथियों से चिढ़ता नहीं, मैं गांधी को ज्यादा प्यार करता हूँ। गांधी को इसलिए प्यार करता हूँ कि गांधी सही मायने में मनुष्यता को समझते थे। दूसरा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ता है गांधी के अलावा जो मनुष्य को समझे, बिल्कुल, है ना। गांधी, उनमें आप कई बुराइयां गिना देंगे, आरएसएस वाले तो गिनाते रहते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे भी उनको बीमारी में मानता हूँ, वो मानसिक बीमारी है। आपको दूसरों की गलतियां जब गिनते जाते हैं, तो गांधी जो है, जब आप इतिहास पढ़े होंगे, आप प्रोफेसर हैं, तो कि भैया जब गांधी से किसी ने सवाल किया था उस समय कि यूरोपियन मॉडल क्या लागू करेंगे, देश आजाद होगा, तो गांधी ने कहा था कि देखेंगे। क्योंकि यूरोपीय मॉडल उनको पसंद नहीं था। वो यूरोपीय मॉडल क्या था, यूरोप में भी गाँव की हालत खराब है, अमेरिका में भी गाँव की हालत खराब है, वहां भी किसानों को सारी सब्सिडी दी जा रही है, वहां भी किसान जो है घटते चले जा रहे हैं। मेरा बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है विदेशों के बारे में, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को पढ़ा है और सुना है। पी साईनाथ को मैंने सुना है, देवेंद्र शर्मा जी को मैंने सुना है। तो उस आधार पे हमारे कई दोस्त हैं जो गए हैं, वो बता रहे हैं। तो उस आधार पे हम देखें तो पूरी दुनिया में जो है एक 200-250 लोग कहते हैं ना कि 200-250 लोग ही दुनिया को लीड करते हैं। आप आज देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको मानता हूँ, कोरोना को मानता हूँ कि कोरोना जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर है, और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से रोल प्ले किया है, वो हर से भारी संशय पैदा हो जाता है कि भैया हम तो कंप्लीटली जो है कॉर्पोरेट के मुट्ठी में बंद हो चुके हैं। तो कौन सा इंजेक्शन हमको लगा रहा है, उससे कौन सी बीमारी कल हो जाएगी हमको नहीं पता है। ये हमको बुखार अगर हो गया है तो डॉक्टर बोलता है कि ये इंजेक्शन ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब वो इंजेक्शन लेके ठीक होंगे या 5 साल के बाद जो है कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी, वो हमको नहीं पता है। तो एक समझना जरूरी है कि किसान कैसे बचेगा। किसान तब जब सरकार ही हमारी जो है वो उनकी गोद में जाके बैठ गई है, जिनको हमने सारी ताकत दी है, जिनको हमने कहा है कि आप हमारे लिए नीति बनाइए। हम टैक्स क्यों भरते हैं? टैक्स इसलिए भरते हैं ना, टैक्स हम इसलिए भरते हैं कि हम मंत्रियों को इतने बड़े बड़े बंगले हमने क्यों दिए, हमने उनको इतनी सारी फैसिलिटी सारी क्यों दे रखी है, उनको लाखों रुपए हर मंथ हम क्यों पे करते हैं कि आप हमारे लिए बेहतर सोचिए, दुनिया को देखिए। और चूंकि आप दूर सोच सकते हैं कि आने वाले 20 वर्षों में दुनिया कहाँ जाएगा, वो हमको वहां ले जाएगा, यही है ना एक मोटा मोटा। लेकिन जब वही गड़बड़ कर रहे हैं तो अब भूमिका किसकी है? अब भूमिका है हम किसान के बेटों की मूल भूमिका बनती है, वो आप हो या हम हो। हमारी ये भूमिका है कि हम जो है किसान को और अपने आप को और अपने देश को कैसे बचाएं। ये बचने वाला, अगर हम नहीं जागे ना तो नहीं बचने वाला, ये लिख लीजिए। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको मैं बहुत जरूरी इसलिए मानता हूं कि अगर वो नहीं खड़े होते तो ये सारे कानून बन चुके थे और जा चुके थे, खत्म हो चुकी थी कहानी। जैसे आप जो है ग्लोबलाइजेशन ने देश को बर्बाद कर दिया है, आपकी फैमिली नष्ट हो चुकी है। आप सिर्फ आपका परिवार का मतलब होता है आप और आपकी पत्नी, आपके माँ बाप आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। तो आपने अपने आप को खत्म कर दिया है। अब जो है बचाने का काम जो है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति ज्वाइंट फैमिली है।
हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो ग्रामीण कल्चर है, वो अर्थव्यवस्था हो या संस्कृति हो, उसको आप निपटा चुके हैं। गांव में भी मैं देखता हूँ बिहार में कि गांव वो बचा नहीं है जो गांव था। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे आपके जैसे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना सब काम धाम छोड़ करके 12 लोग 11 लोग, उनकी जवाबदेही है, उनको जवाबदेही लेनी पड़ेगी, तभी बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। सरकारों के भरोसे, नेताओं के भरोसे तो नहीं बचेगा, मैं बता दूं, क्योंकि ये सब बिके हुए नेता। बिल्कुल सर, पूरा सहमत हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सही बात करें जी सर, जैसे इसमें एक तो सिविल सोसाइटी और जो एक सामूहिक खेती है, क्या इस तरह के ऑप्शनों को मजबूत किया जाए, वो एक समाधान हो सकते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि सरकार के सिर्फ भरोसे अगर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का एक बिंदु ये भी है जिसको मैं लाना चाह रहा था कि जैसे तकनीक के द्वारा जो एक प्रचार तंत्र खड़ा हुआ है पिछले कई सालों में, उसके वजह से कहीं ना कहीं सरकारों को ये विश्वास भी हो गया है कि हम पूंजी के बल पे अपने वोटर बना सकते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है हम जमीन पे कुछ काम करें या ग्राउंड बनाएं। तो उस सब चीजों को काउंटर करने के लिए एक सिविल सोसाइटीज हैं या सामूहिक किसानी का इस तरह का कुछ सोचा जा सकता है, या उस दिशा में कुछ प्रयास इसको मदद करेंगे किसानी को? जी, मैं बल्कि कर रहा हूं। मैं आपको 2 बात बताऊं। 2011 तो 2010-11 में जब मैं गांव गया था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था हमारे गांव, एक उसको विजन डॉक्यूमेंट कहिए, है ना, विजन डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे गांव, उसका हमने नाम रखा। उसमें यह था कि हम गांव में सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें, गांव की अर्थव्यवस्था हो या गांव की सामाजिक व्यवस्था हो, उसको सांस्कृतिक व्यवस्था, उसको कैसे मजबूत करें। ये जो कचरा घुसाया है, समझ लीजिए हरियाणा में भी ये चीजें हैं, हमारे बिहार में भी है, दूसरी जगहों पे भी है, कि हमारी जो फोक है उसमें अश्लीलता इतनी भर गई है कि आप अगर बिहार आप आएंगे और आप बस पे अगर चढ़ेंगे या कहीं सड़क पे जा रहे होंगे तो गंदे गाने आपको हर जगह बजते नजर आ जाएंगे, जो गंदे भोजपुरी गाने हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको गंदे गाने बजते नजर आएंगे। वो क्यों आया है? तो उसको कैसे रोका जाए? तो हम गांव गए थे कि जो पलायन हो रहा है, बिहार के लोग, आप मानेंगे बिहार के लोग लद्दाख में जहां कोई नहीं दिखाई पड़ेगा वहां भी बिहारी बैठा हुआ जाकर के मजदूरी कर रहा है। कश्मीर में जो आतंकवादी मार देते हैं 10 लोगों को, पता चलता है उससे 5 बिहारी है। तो बिहार के लोग जो है हर जगह इस तरह से गए। तो मैंने सोचा था इसको किया जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सामूहिक खेती की जो बात कर रहे हैं, हम पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार ने इसी पे तो खड़ा किया अपना, उनका पूरी पॉलिटिक्स उसी पे खड़ा है, जो सामूहिक फार्मिंग है उसमें। लेकिन उसमें एक लोचा है। हम जो एक और प्रोग्राम लेके आए थे, उसमें ये लेके आए थे, जो हालांकि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि सरकार का साथ हमको नहीं मिला। उसमें ये था कि समझिए हमारे यहाँ एक बना हुआ है कि 50 एकड़ का एक हिस्सा है, बीच में अलंग है। अलंग मतलब मोटी मेड़ होती है, बटा हुआ खंडा बटा होता है, उसको खंडा बोलते हैं। एक खंडा के बाद दूसरा खंडा, दूसरा खंडे के बाद तीसरा खंडा, ऐसे बना हुआ। तो समझ लीजिए कि एक खंडा में 20 किसान के खेत, 50 एकड़ में 20 किसान के खेत है। तो खेत के बगल में हमारे यहाँ चारों तरफ जो है वो खत्ता है, उसको पाइन बोलते हैं, जिसमें पानी जमा होता है या पानी निकलता है। जब बाढ़ में ज्यादा पानी आ जाता है तो उसी से पानी निकल जाता है बाहर, नदी में चला जाता है, खेतों में अटकता नहीं है। और जब पानी नहीं होता है, पानी जब बरसात खत्म हो जाती है तो उस खत्ते में पानी जमा होता है, जिससे पहले किसान अपने खेतों को पटाया करते थे, उसका सिंचन किया करते थे, खेतों पर सिंचित करते थे खेत उससे। और उसके अलावा जो अलंग था, मोटे मोटे अलंग हैं जिसके किनारे ढेर सारी जमीन जो है खाली है। मतलब मैंने अपने पंचायत में किया था, तो पंचायत में 200 एकड़ लैंड खाली पड़ा हुआ, इसका कोई यूज नहीं है। उसमें कई सारे लैंड जो है जिसपे अतिक्रमण कर दिया लोगों ने, किसी ने घर बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, वो सब किया हुआ है। तो हमने उसमें बनाया था कि समझिए 20 किसान है 50 एकड़ लैंड में, तो आप अपना अपना खेती करिए। लेकिन जो वो बाकी जो लैंड है, जो पाइन है, उसको हम थोड़ा और गड्ढा करते हैं, उसमें फिशरीज करते हैं, मछली पालन करते हैं। और जो अलंग है उसके चारों तरफ जो है वो फलदार वृक्ष लगाते हैं, है ना। तो उससे जो फल आएंगे और उससे जो मछली आएगी, तो मछली का 20% हिस्सा या फल का 20% हिस्सा किसान अपने लिए यूज करेंगे। हर किसान को जिसका जितना खेत है उस हिसाब से उसको हिस्सा मिलेगा। उसके अलावा जो बचेगा 80% उसको हम बेचेंगे और बेच करके उसका एक धन जमा करेंगे। और धन जमा करेंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करेंगे हम ब्लॉक लेवल पे, कि एक ब्लॉक में एक, जिससे समझिए कि हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा उपजता है, कहीं आलू बहुत होता है, कहीं टमाटर ज्यादा होता है, कहीं कोई और पपीता ज्यादा होता है। तो उस इलाके में जहाँ ज्यादा होता है वहाँ फूड प्रोसेसिंग का यूनिट भी हम बिठाएंगे। और हम जो है खुद वो मार्केटिंग सेल भी खड़े करेंगे।
हम अक्सर बोलते हैं कि फलाना सिंह का बेटा जो है, किसान का बेटा, वो MBA कर लिया और MBA करने के बाद गुप्ता जी के यहाँ नौकरी करता है, जो चिप्स बनाने की कंपनी है। तो गुप्ता जी को बता रहा है कि आलू का चिप्स जो है कितने पैसे में बिकेगा, और अपने बाप को नहीं बता पा रहा है कि आलू कितने में बिकेगा। तो हम जो ऐसी औलादें जो बना रहे हैं, या ऐसा जो पढ़ा करके जो बच्चे खड़ा कर रहे हैं, वो कैसे बढ़िया देश बनाएगा? तो वो जब तक हम अगर वो फार्मिंग भी करें तो एक दृष्टि के साथ करना पड़ेगा, जहां सामूहिकता ही बचे, जहां सामूहिकता भी बचे और निजी भी बचे। आप निजी को खत्म कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कई जगह अब मुझे याद आ रहा है कि नेहरू ने कहा था उस वक्त, पंडित नेहरू ने, कि हम जो है हिंदुस्तान में कारपोरेट सामूहिक खेती की व्यवस्था लाते हैं। चरण सिंह ने मना कर दिया था, कि चरण सिंह ने कहा था कि नहीं, ये नहीं चलेगा इस देश में। तो वो नहीं चलेगा, वो करेक्ट कहा था, क्योंकि झगड़े, एक घर में 4 भाई है, वो तो बंटवारा कर लेता है। अब एक गांव के 50 किसानों को कैसे अब जमा करेंगे भाई, जरा समझाइए हमें। तो हम कह रहे हैं कि वो हो सकता है जब निजीकरण भी रहने दिया जाए और सामूहिकरण भी रहने दिया जाए। आपका अपना भी घर है और एक दालान भी, सार्वजनिक जगह भी है, पंचायत भी है जहां लोग बैठते हैं, तो दोनों रहने दिया जाए और इस तरह से बचा जा सकता है। मतलब मैं जितना समझ पाया हूँ आपकी बात को, तो आप ये कह रहे हैं कि खेती का जो प्रोडक्शन है वो तो इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग वाला है और उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें सामूहिकता लाने की प्रयास किए जा सकते हैं। आप ये सुझाव दे रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि समझिए फूड प्रोसेस, आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, फूड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया हिंदुस्तान में। तो आप देखिए कि मैं एक दिन मार्केट गया, मॉल में गया, तो मैंने एक हमारे दोस्त जो बम्बैया है वो कुछ खरीदे। हमने कहा क्या है? बोले ओट्स है। हमने कहा दीजिए जरा पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा तो वो क्या था, वो जो हमारे यहाँ जई होता है, एक होता है जौ और एक होता है जई। जई हमारे यहाँ घोड़े को खिलाया जाता है या जानवर को काट के खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ जई का बीज, जई जो होता था वो कोई खाता, इंसान नहीं खाता था, वो जानवरों को खिलाते थे, मवेशियों को खिलाते थे। वो यहाँ पे जो है महंगा करके बेच रहे हैं। सोच लीजिए हमारे यहाँ जिसको 10 रुपए किलो को नहीं खरीदता है, यहाँ पे उसको जो है 300 रुपए किलो खरीद रहे थे डिब्बा में बंद करके। तो जो फूड प्रोसेसिंग बाजार जो है, जो बढ़ा है, इस फूड प्रोसेसिंग बाजार पर किसानों का अधिकार होना चाहिए था, जो सरकार ने कॉर्पोरेट को दे दिया है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस पर लड़ने की जरूरत है किसानों। मेरा एक और क्वेश्चन है, जो गांव के लेवल पे अगर छोटा मोटा स्टोरेज का उसमें सामूहिक तरीके से हो या फिर सरकार की सहायता से हो, जैसे भी हो, तो वो स्टोरेज व्यवस्था अगर छोटी चीजों के लिए हो जो किसान की रसोई में होती है और खेत में भी होती है, और स्टोरेज के सिस्टम उसके ना होने से कारण, जैसे आप मान के चलो कि प्याज है, टमाटर है, ये चीजें जो किसान के खेत में भी होती हैं पर रसोई में नहीं होती कुछ समय के बाद, तो उसकी व्यवस्था कुछ हो सकती है क्या सर? सर देखिए, ये तो बिल्कुल हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज आप ब्लॉक लेवल पे शुरू कर दीजिए, आप पंचायत लेवल पे शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे बना दीजिए, उसमें किसानों से ही बोलिए। जैसे मैं एक और बताऊँ आपको, जब देश आजाद हुआ था या देश आजादी की बात हो गई थी, उस समय स्कूल कौन बनाते थे? स्कूल, हमारे गांव के स्कूल में बताऊं कि हमारे स्कूल का गांव जो है 1942 में बना था। तो वहां पे कुछ किसानों ने अपनी जमीनें दी, मजदूरों ने मेहनत की, ईंटें बनाई, कुछ लोगों ने अनाज और दिया और उससे सीमेंट आया, फलाना आया, और वो स्कूल खड़ा हो गया। शुरुआत में गांव के लोगों ने ही पढ़ाना शुरू किया हमारे स्कूल में। आज क्या इस तरह से स्कूल बन रहे हैं? आज स्कूल अंबानी बना रहा है, बिरला बना रहा है, टाटा बना रहा है, कोई और बना रहा है, उद्योगपति बना रहा है स्कूल। तो अगर स्कूल हम ही बना रहे होते तो हमारी शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। आज जो है, मतलब जितना में मैं पूरा पढ़ गया जीवन, ग्रेजुएशन मैं कर लिया, उतना हमारा बेटा 1 साल में उससे ज्यादा खर्च करवा दिया, जूनियर केजी में खर्च करा दिया उससे ज्यादा। तो ये जो स्थिति है, हमने क्या किया है बेसिकली, हम सब तमाम पढ़े लिखे लोगों ने नौकरी को अपने ध्येय मान लिया। हमको कुछ नहीं करना, नौकरी कर देना, नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा आएगा, हम सब ऐश करेंगे। हम ये नहीं देख पा रहे हैं, सिखाने की बात है कि भैया आप अनाज जब महंगा हो जाएगा, समझिए ये सारे अनाज कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, तो अनाज आज जो खरीद रहे हैं 80 रुपए किलो चावल खुशबू वाला, क्या 80 रुपए रहेगा? वो कोई कल्पना कर रहा है? मैं लिख देता हूँ 400 रुपए किलो हो जाएगा दूसरे साल। तो सरकार जो है आज कह रही है, मैं बताऊं बिहार सरकार की बात बताऊं, बिहार सरकार के कई डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि जो नौकरी कर रहे हैं लोग हैं, उनपे जो सैलरी जा रही है, और जो रिटायर हो गए लोग उनपे जो पेंशन जा रही है, पेंशन ज्यादा है, सैलरी कम है।
और सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर बहाल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोफेसर बहाल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे संस्थानों में लेबर बहाल कर रहे हैं, लेबर मतलब कर्मचारी बहाल कर रहे हैं। ये आपको सब वो आपके हरियाणा में भी है, देश में हर जगह है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों बहाल हो रहे हैं? इसलिए बहाल हो रहे हैं कि आपको पेंशन न देना पड़े, आपको ज्यादा पैसा न देना पड़े, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ा करके आपने इतना बढ़ा दिया है कि आपके औकात से बाहर हो गया है। तो सरकार क्या कर रही है कि इसको बेच दो, यहाँ से पैसा आएगा तो ये करेंगे, इसको बेच दो। लेकिन भाई हमारे गांव में कहा जाता है जो खेत बेच करके बेटा कुछ काम कर रहा है वो नालायक बेटा कहलाता है हमारे यहाँ। जो अपने बाप की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा खेत अगर न बढ़ाए वो लायक नहीं है, जो बढ़ा दे वो लायक है। ये आपके यहाँ भी हरियाणा में भी कहा जाता होगा, हमारे बिहार में तो कहा जाता है खेत बेचना बड़ी बेकार। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। तो सर हमारी सरकारें पिछले 30 सालों से 35 सालों से क्या कर रही है? हमको बेच करके सुख सुविधा दे रही है। आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो समृद्धि है उसमें बड़ा हिस्सा जो है खेतों के औद्योगिकरण में जाने की वजह से है कि खेत जो थे उनके 4 बीघा खेत ले लिया सरकार ने और इतना पैसा दे दिया और उसे ऐश कर रहे हैं भाई। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी चली आ रही थी वो नहीं बचेगी, तो 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा तुम्हारा, ये तो सोचो। नहीं तो इसके पीछे जो मुख्य वजह हमें जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगती है उसमें व्यक्तिवाद जो आपने बात कही ना कि जो एक सामूहिकता परिवार में ही खत्म हो गई, जो इसको आप संयुक्त परिवार कहते थे आज की डेट में, वो चीज खत्म होकर व्यक्तिवाद की ओर जो हमारा जा रहा है पूरा का पूरा झुकाव। तो हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे कि हमें उससे भी दिक्कत नहीं है उपभोक्तावाद से, लेकिन जो उपभोक्तावाद है वही उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं है। जैसे उपभोक्तावाद की समस्या क्या है कि एक बार जब वो उसने आपने एक डोर पकड़ ली तो फिर वो उसका अंत नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वासनाओं का कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रचार तंत्र इस तरह से आपको हर चीज को जरूरत बना देता है। तो उस चीज को कैसे आप बनाएंगे? नहीं मनीष भाई देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसमें गांधी ने कहा है। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि न्यूनतम शासन जो है हमारा मकसद है। हर स्वराज जो कहें कि वो व्यक्ति के अंदर वो नियंत्रण है। समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे कहूं कि आप रास्ते में चले जा रहे हैं और कहीं पे पैखाना दिखता है तो क्या उस पर चढ़ जाते हैं आप कि उससे बचते हैं? कहीं अगर सोने का कुछ आभूषण गिरा हुआ मिले तो उसको उठा लेते हैं या छोड़ देते हैं उसको? आपके सबके अंदर वो चेतना है, लेकिन उस चेतना को सही दिशा देने की जरूरत है। वो दिशा देने का काम कौन करता है? दिशा देने का काम पढ़ा लिखा वर्ग करता है और दिशा देने का काम सरकार लीडर करता है। हमारे यहाँ लीडर और वो पढ़ा लिखा वर्ग दोनों जो है बेईमान हो गया। उसका बेईमान जैसे आप कह रहे हैं ना, उसे मैं व्यक्तिवाद कह रहा हूँ, आप जैसे बेईमान कह रहे हैं। अरे उसकी अगली कड़ी पे मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो वॉच डॉग होता है ना वो हमने छोड़ दिया, वो नहीं रहा। अभी जैसे मैं बताऊं कि अभी मैंने 2 साल पहले हमारे गांव में जो साथ में हमारे काम कर रहे हैं उनको मैंने आइडिया दिया था और वो अब काम करने लगे उस पर। हम इस महीने 2-3 महीने बाद हम जाने वाले हैं, उसके वर्कशॉप के लिए जाने वाले हैं। हमने कहा था कि आपको जो है ना एक प्रेशर ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी में सही नहीं मानता हूँ, सिविल सोसाइटी सही नहीं है, प्रेशर ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमने कहा कि हर पंचायत में समझिए 3 गांव होते हैं, एक पंचायत में 3 गांव होते हैं। आपके यहाँ भी शायद वही रेशियो यही है, 2 गांव से 4 गांव के बीच का एक पंचायत होता है जी। तो आपके गांव में अगर 4 पंचायत है तो उसमें 18 से 20 वार्ड होते हैं। 18 से 20 वार्ड मेंबर चुनते हैं पंचायती व्यवस्था में। तो 18 से 20 वार्ड चुनते हैं, तो एक पंचायत में अगर 18 वार्ड मेंबर है तो आपके ब्लॉक में समझ लीजिए कि आपके अभी क्या है, ब्लॉक जो है मंत्रालय है, समझ लीजिए छोटे लेवल पे सबसे छोटी इकाई है ब्लॉक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं हिंदी, हमारे यहाँ उसको प्रखंड बोलते हैं, है ना, जहाँ पे तहसील बोलते हैं, जहाँ सर्किल ऑफिसर बनता है, बैठता है रेवेन्यू के लिए, और बीडीओ बैठता है डेवलपमेंट के कार्य के लिए, है ना, 2 बैठते हैं, अंचलाधिकारी और प्रखंड अधिकारी बोलते हैं उसको। तो वो जो दोनों बैठते हैं वही पूरा तंत्र चला रहा है, पंचायती व्यवस्था। दिल्ली से जो पैसा जा रहा है अरबों खरबों, पता नहीं लोग कितना बोल रहे हैं, वो सारा पैसा वही हैंडल करता है डीएम के बाद, कोई सबसे छोटी इकाई। तो वहां समझ लीजिए कि बिहार में मैं बताऊं कि करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। तो हमने कहा कि ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप सत्ता के पैरेलल एक प्रेशर ग्रुप नहीं खड़ा करेंगे। कि 18 मेंबर अगर सत्ता में बैठा हुआ है तो आप 54 मेंबर का ग्रुप खड़ा कीजिए, हर अपने वार्ड से 3 आदमी को खड़ा कीजिए,
और 3 आदमी को खड़ा करके बोलिए कि हर चीज पे नजर रखें। तो अगर आप 54 व्यक्ति होते हैं तो एक पंचायत में अगर 54 व्यक्ति है उसमें से 5 व्यक्ति को दीजिए काम कि भैया तुमको क्या हो रहा है दिल्ली में पढ़ना है और बताना है, नोट तैयार करो और बताओ क्या क्या देश में लागू होने जा रहा है। उसके बाद 5 आदमी खड़ा कर दो आप ब्लॉक के सामने, हर पंचायत ब्लॉक पंचायत से, तो समझो 10 पंचायत है तो 50 आदमी खड़ा हो जाएगा आपका डेटा। तो 50 आदमी को अगर आप बांट दो 3-3, 4-4 आदमी के हिसाब से भी कि भाई डेली नहीं जाएगा, तो वहां पे एक सेल बना दो जहां पे वो जो लोग आएंगे काम करने के लिए, काम करवाने के लिए, सर्टिफिकेट बनवाना है, उसको हेल्प करें। क्योंकि सरकारों का काम बेसिकली था नागरिकों की मदद करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन हमारी सरकारों की मूल भूमिका हो गई है नागरिकों की राहों में बाधाएं खड़ी करना। तो बाधाएं खड़ी करने वाली सरकारों के भरोसे हम चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये कर दिया गया है कि हमें बस नहीं दी जा रही है, ट्रेन नहीं दी जा रही है, बढ़ाई जा रही है। ट्रेन में भीड़ तो बढ़ गई है तो हम अपने बगल वाले को कह रहे हैं कि अरे साला तू धक्का क्यों मार रहा है? तो हमको लग रहा है ये बदमाश है जो मेरे बगल में खड़ा है। हमें नहीं दिख रहा है कि सरकार अगर और ट्रेन नहीं देती, सरकार और व्यवस्था करती, तो ये जो भीड़ इतनी ज्यादा है स्कूलों में या बाकी जगहों में वो नहीं होता। तो हमारे सामने हमारे भाई को जो दुश्मन खड़ा कर देने की जो नीति है कारपोरेट वालों की या सरकारों की या लीडरों की या नौकरशाहों की, पढ़े लिखे बेईमानों की, उसको समझने की जरूरत है और उसको तोड़ने की जरूरत है। और उसको तोड़ने का सिर्फ एक माध्यम है गांधीवाद, और वो माध्यम है प्रेशर ग्रुप। गांधी ने कहा था कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गाँव में जाना चाहिए, वो गए नहीं। वो सब नेताजी चले गए दिल्ली, उनके कार्यकर्ता भी महीने में 2 बार दिल्ली जाते हैं, ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। तो ये हम नागरिक, हम नागरिक जो वोट देकर के चुप हो जाते हैं, और हम जब चुनाव में वोट देके आते हैं तो ऐसे उंगली दिखाते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ये तीर से काम नहीं चलेगा, ये देने के बाद 5 साल आप भी जागते रहिए ना। तो मुझे इसमें आपके, मैं फिर से 2-3 चीजें पॉइंट जो मैं समझाऊं फिर से मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं। एक तो इसका जो आप सुझाव दे रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भूमिका रहती है जो पढ़ा लिखा वर्ग है गांव में। अगर वो जो अनपढ़ या उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी के कामों में लगे हुए हैं, विशेषकर किसान, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल विशेषकर ध्यान दीजिए, आपका काम है ये कि आप उन लोगों से जुड़ें और इधर से भी लोगों को जोड़ें। ये तभी संभव हो पाएगा। मुझे लगता है कि जैसे जो सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो नीतियां बन रही हैं वो आम नागरिक तक समझ में ही नहीं आ पाती है कि उसको हो क्या रहा है। अगर एक वर्ग, लेकिन यहाँ पे समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जो वर्ग पढ़ा लिखा है भाई, उसकी भी महत्वाकांक्षा है। अगर वो अपनी इस तरह की सेवाएं देगा तो उसके लिए भी अर्निंग तो चाहिए कहीं से, तो वो सैलरीड होगा या कैसे वो अपनी सेवाएं दे पाएगा, ये भी एक सवाल है। देखिए, ये जैसे आप कहते हैं ना, जैसे ही आप कहते हैं कि इसके लिए पैसा देंगे क्या, समझिए अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप इतने सारे लोग आए हुए हैं, 11 लोग अभी दिख रहे हैं, क्या ये पैसा लेके आए इनमें से कोई? पैसा लेके आए हैं आप जी? तो आप ये बिल्कुल भी नहीं, जिससे उपभोक्तावाद पे आप बात कर रहे थे, पूंजीवाद पे बात कर, हर जगह पैसा नहीं होता है। क्या एक औरत अपने बच्चे को बड़ा करती है तो उसको पैसा मिलता है बड़ा करने के लिए, जन्म देने के लिए पैसा मिलता है उसको? और रास्ते में एक आदमी गिर गया, मैं आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सा ये समझिए ना। फुल टाइम अगर कोई काम करेगा आदमी, जैसे हम लोग यहाँ मत करिए ना, क्यों फुल टाइम करना चाह रहे हैं? फुल टाइम की जरूरत नहीं है। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि कैसे इस चीज को व्यवहार में कैसे अपनाएं। हाँ, तो ये समझिए ना कि अगर समझिए एक ब्लॉक में अगर हम कह रहे हैं कि 500 आदमी खड़ा कीजिए, 500 आदमी, आप कहिए कि मैं 2 घंटा समय मैं दूंगा, 2 घंटा। देखिए इसको मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको। हमारे गांव में जब किसान थे तो बाढ़ का जब समय होता था ना, जब बाढ़ आ जाती थी, नदियों में पानी बढ़ जाता था, तो किसान सारे जागते थे और सारे किसान जो है अपने बीघा के हिसाब से पैसा खरीदते थे, बिहरी जिसको कहते थे, कि पर बीघा 5 रुपया या पर बीघा 2 रुपया, और वो जमा करते थे। और जो लेबर खेत में काम करते थे वो भी आ जाते थे कि भैया तुमको खाना मिलेगा, है ना। और वो सारा बचाते थे तटबंध को, सरकार से कोई पैसा नहीं लेते थे। वहां जो हमारे पिताजी, मुझे याद है, 4 रात तटबंध पे रहते थे ताकि खाड़ ना हो, क्योंकि तटबंध टूटेगा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और 2 साल आगे भी नहीं होने वाली फसल। तो पूरे गांव के लोग जो है उस पर लगते थे, और कोई उसमें ये नहीं, उसमें भविष्य छुपा हुआ है, भविष्य भी आमदनी है, इसको समझना होगा। कि अगर हमारा, समझिए, एक बड़ा अच्छा अभी बिहार चुनाव के समय कहा कि भाई आपको नौकरी तो मिल गई,
सैलरी भी मिल गई, लेकिन सैलरी लेकर के बैंक से जैसे ही बाहर निकले, कोई झपट्टा मार करके आपका सामान छीन करके भाग जाए, बैग छीन करके भाग जाए, तो खाली सैलरी जरूरी है या सैलरी के बाद घर सुरक्षित तक पहुंचे ये भी जरूरी है? तो मित्र, मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक लाइन में अगर कहूं, कि हर जगह आप अपना काम करिए ना, लेकिन आप समय रखिए कि 2 घंटा हमको सोसाइटी पे लगाना है। सोसाइटी मतलब मुझे खुद पे लगाना है, हम सब मिल के लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे तो क्यों नहीं काम होगा? क्यों आप फुल टाइम करना चाह रहे हैं? किसानी भी फुल टाइम नहीं है भाई साहब, किसानी जो है फुल टाइम नहीं है। किसानी को अगर समझिए आप, तो किसान एक किसान वहां पे अगर समझिए एक हिस्से में 20 किसान हैं, तो 20 किसान 20 एक साथ रात में नहीं सोया रहता है। मैं धनंजय जी एक बात जोड़ना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही लास्ट, जैसे कि किसानी भी फुल टाइम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग, जिस परिवार से कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या फिर शहरों में गया हुआ है, गांव के अंदर जिस व्यक्ति का वर्क नेचर है, तो वो नौकरी वाला या फिर व्यापार वाला वो अच्छी खेती कर रहा है गांव में। बल्कि जो किसानी पूरा के पूरे पूरे तौर पे किसानी पे डिपेंड है, वो उस तरीके से खेती या उस तरीके से बचत उसमें नहीं कर पा रहा। तो ये एक अलग इशू निकल के आ रहा है बार बार, कि जो लगातार खेती कर रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं, असल में वो खेती में उस तरीके से वैज्ञानिक खेती कर ही नहीं रहे हैं। खेती नहीं वैज्ञानिक वो ज्यादा कर रहा है कि जो पढ़ा लिखा भी है, अपना नहीं, देखिए नौकरी भी उसमें पूरे तौर पे तो नहीं कहूंगा, पर बहुत उसमें सारे उसमें उसमें विनोद जी एक बात है, उसमें भी मैं आता हूँ, ये मैं फाइनल कंक्लूड कर दूं। तो जो मनीष जी का सवाल था, कि मनीष जी जो आप कह रहे हैं कि उसमें जो लोग लगेंगे क्या उनकी अर्निंग होगी, उसको 2 भाग में बोल रहा हूँ मैं, पहला पक्ष अभी खाली बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है और आप जानिए कि जब दंगे की स्थिति होती है, समझिए कहीं दंगा हो गया, तो रात में जागते हैं मोहल्ले वाले कि नहीं? सब एक साथ नहीं जागते हैं, कुछ बिल्कुल दिन में करते हैं, कोई रात में करते हैं, कोई फलाना करते हैं, कोई पैसा नहीं देता है, वॉलंटियर 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 करना जिसको कहते हैं। बिल्कुल, आपको उत्सव करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं या किसी और तरीके की पूजा करते हैं, उससे वॉलंटियर करते हैं, खुद को नहीं करते हैं। तो कुछ जीवन का कुछ पक्ष ये रखिए जहां वॉलंटियर करना है हमको, ये आप सेट कर दीजिए दिमाग में। एक तो ये, दूसरी बात, जब किसान जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा, जो अभी भाई साहब विनोद जी आपकी बात में उसमें शामिल हो जाएगी, जब किसान जो है पढ़ा लिखा वर्ग आएगा, उसको दिखाई पड़ेगा कि ये जो ओट्स है, जो जई जो है, हम तो जानवर को खिला देते हैं काट करके, लेकिन इसको लोग बेचते भी है, वो 300 रुपए किलो बिक रहा है भाई, ऐसे बिक रहा है, तो ऐसे बिक रहा है। तो मिल करके जब वो, जो हमने कहा कि हमने बनाया कि जो पाइन है, जो अलंग है, उसमें पेड़ लगाएंगे, फिशरीज करेंगे, उसमें सबको शामिल कर देंगे, बाकी अपना अपना उगाओ, हम उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो, और उसकी पीछे मंशा क्या है कि हम फूड प्रोसेसिंग, कुछ फ्रंट जो है निजी रहेगा, कुछ फ्रंट जो है सामूहिक रहेगा, कुछ फ्रंट जो है कमर्शियल रहेगा, कुछ फ्रंट जो है नॉन कमर्शियल रहेगा। कि समझिए फूड प्रोसेसिंग हमने लगाया वहां पे, उसमें 200 कर्मचारी की जरूरत है, तो कौन कर्मचारी, हम अपने लोगों को काम देंगे, किसानों के ही बेटे जो सक्षम रहेंगे वो बेटे काम करेंगे, जो जिस लायक होगा उस लायक करेगा, और साथ में जन कल्याण का काम होगा। ठीक है, वेलफेयर को अगर आप छोड़ देंगे, लाइफ से निकालेंगे ना वेलफेयर को, तो लाइफ खत्म हो जाएगी, मनुष्यता खत्म हो जाती है अगर आप वेलफेयर को निकाल देते हैं। जी बिल्कुल, सामाजिकता तो मनुष्य का हिस्सा है। एकता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ सर, नमस्कार सभी को। मैं एकता SSR कॉलेज से हूँ। धनंजय जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी आपने एक बात उठाई थी कि हम लोग अगर संगठित नहीं होंगे तो ये सरकार हमें बांटना चाह रही है। बेसिकली आप इसके लिए कह रहे थे, और आप कह रहे थे कि गांधीवाद अपनाना पड़ेगा। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब गांधी युग था तब मीडिया नहीं थी। तो जो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल इस समय हम देख रहे हैं कि अभी देखिए किसान कितने ही लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और मैं कल एक मैसेज पढ़ रही थी जिसमें ये था कि मतलब उन्हें ऐसा आंदोलन देखा कभी कि जिसमें इतनी सुख सुविधाएं, AC वो लगे हुए हैं, रजाइयां और तमाम तरह की सुख सुविधाओं का उसमें मैसेज में वर्णन था, और कि ये मोदी राज में संभव है। मतलब ये तो चलो उनकी तरफ से फैलाया गया। अब वास्तविकता क्या है कि जो हम लोगों ने सपोर्ट की है उन्हें, क्योंकि मैंने फिर उसकी डिटेल देखी तो उसमें सुखदेव ढाबे वाले ने मैक्सिमम जरूरतें उनकी पूरी करी हैं, हर तरीके से उनको सहायता पहुंचाई है। उसने लंगर भी खोले, फिर वो पिज्जा वाली बात की तो पिज्जा वाले ने भी कहा कि मैं फ्री खिलाऊंगा। मतलब इस तरह की तमाम जो लोग हम लोगों में से उठकर आ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मीडिया
एक भ्रामक तरीके से, मतलब हम लोगों को भ्रम में डालकर कि नहीं ये तो एक वो आतंकवादी करार दिया जा रहा है, तो उसमें हम गांधीवादी कैसे अपना सकते हैं? क्योंकि उस समय गांधीवादी युग था तो एक मैनुअल तरीके से सब चीज चलती थी। अब मीडिया के द्वारा जो चीज सच है वो सामने आती नहीं है और जो झूठ है वो सामने आता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए क्या नाम बताया, एकता जी, हाँ क्या जी। आपका फोटो आ सकता है स्क्रीन पे? और नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, आ सकता है तो आ जाए, बेहतर रहेगा। मैं एक्चुअल में सर चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं ठीक ठीक। बताऊं, मैंने जो गांधीवाद को समझा है, अलग अलग उसके अलग अलग आयाम है गांधी के। गांधी एक बिंदु नहीं है जहां पर हम बिंदु पे बात करके खत्म करते हैं। गांधी जो है वो क्या कहते हैं, बिंदुओं का समंदर है ना, उसको कई एंगल से आप देख सकते हैं। मैं जो एक एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गांधीवाद बेसिकली जो है वो स्वयं को मजबूत करना है, स्वयं को मजबूत करना है। दूसरे को देखने से ज्यादा जरूरी स्वयं को देखना है। तो जो मीडिया है, आप उसको प्रैक्टिकली आप ऐसे समझिए कि मीडिया चाहे कितना भी प्रचार कर ले, अभी मैं लगातार देख रहा हूँ फेसबुक आपके ये गोदी मीडिया से ज्यादा ताकतवर मीडिया बन के खड़ा हो गया है। फेसबुक पे मैं देखता हूँ या ट्विटर पे मैं देखता हूँ कि चैनलों से ज्यादा लोग वहां पे आए हुए हैं, वो लाइव किया। हरियाणा से मैं देखूं कि साला मुझे लगता है 200 लोग लाइव हुए पड़े हुए। वो अजीत अंजुम हमारे दोस्ती है, वो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो वो जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, उससे ज्यादा एनडीटीवी लोग देख रहे हैं, उससे ज्यादा जो प्राइवेट चैनलों को देख रहे हैं। एकता जी, अगर किसी इलाके में जाती है किसान के हिस्से में और आप लाइव कर दें तो देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख लेते हैं। तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ कि ये जो देखिए हर किसी का उसका साथ में, जिसे हम हैं तो हमारी छाया साथ में है। हमारे अंदर बुराई है तो अच्छाई उसके साथ में। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम देखते क्या है, जिससे हम कहते हैं ना कि अंधेरा वहां होता है जहां प्रकाश नहीं होता। तो हम अंधेरा को देख ही क्यों रहे हैं? हम न देखें, हम प्रकाश को देखें। प्रकाश ये है कि जब हम स्वयं को मजबूत कर लेंगे तो हमको कोई भ्रम में नहीं डालेगा। और ये जो पिज्जा की बात कर रही हैं, जो कर रहे हैं चैनल वाले, उनसे कहा जाना चाहिए कि क्या पिज्जा में जो सामान यूज करता है वो तुम उसमें से कुछ ला के बनाते हो क्या? तुम्हारा उसमें से हाँ कुछ योगदान है? हाँ, नहीं नहीं, उसमें ऐसा था, हाँ यही बात उठाई थी तो पिज्जा वाला खुद आगे आया कि मैं खिलाऊंगा इन नहीं नहीं किसानों को नहीं, वो तो ठीक है, जो पिज्जा बना रहा है वो आके बोल दिया, लेकिन पिज्जा में जो सामान इंग्रेडिएंट्स लगाया गया हाँ है हाँ, वो किसने बिल्कुल बनाया? किसानों ने ही बनाया है ना। किसानों ने ही बनाया, उसी के ठीक अगेंस्ट ही वो आया था कि मैं ठीक है। इन्हीं किसानों को पिज्जा ही खिलाऊंगा। हाँ, तो पिज्जा क्यों नहीं खाएगा भाई? तो पिज्जा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज खाता है जो तू खा नहीं सकता है। तू तो खा सकता है, कचरा वाला पिज्जा खा सकता है, हम तो बढ़िया वाला इसमें पिज्जा नहीं बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी खेती जो है, हमारे यहाँ जो अनाज होता है वो तुम सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जो पानी है वो तुम पी ही नहीं सकते। तुम्हारा सही बिस्लरी है। जो है तुम्हारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमारे जो नल से पानी आता है वो ज्यादा ताकतवर है। तो ये देखिए एकता जी, मैं बोलूंगा कि हमें वो क्या देखिए, जो बदमाश लोग होते हैं वो हमेशा प्रचार करने में, झूठ फैलाने में आगे हो जाते हैं। इससे इसको जी समझिए। सर। और हमेशा हम समाज में हम ठीक देखते हैं ठीक। कि बदमाश किस्म का आदमी होता है ना, जो पागल आदमी होता है वो बड़ी जल्दी समाज में दिख जाता है सबको, अरे साली ये पागल है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पागल करार देते हैं। पहले तो डरते हैं लोग कि अरे ये तो पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन जब उसको समझ जाते हैं तो उसकी अहमियत खत्म कर देते हैं। मोदी सरकार की अहमियत क्या थी और आज क्या है, आप खुद देख रहे हैं। तो मीडिया की भी हालत वही हो गई। मैं और बताऊं आपको, मैंने एक दिन लिखा था अपने फेसबुक पे कि ये जो सारे चैनल्स हैं, इसको लाइव देखने वाले 10,000, 5,000, 8,000 लोग हैं जब ये चैनल चल रहा होगा। लेकिन एक सिंगर है मैथिली ठाकुर, बिहार की लड़की है, वो जब लाइव होती है, खाली बोलती है गुड मॉर्निंग करने आती है तो 12,000 लोग लाइव हो जाते हैं। तो ये बताइए मीडिया ताकतवर है या वो लड़की ताकतवर है? कौन ताकतवर है, ये जरा हमको समझाइए। तो दरअसल मेरा ये मानना है कि धनंजय जी, मेरा ये मानना है कि एकता जी की बात के साथ ही जुड़ रहा हूँ कि मीडिया को उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए कि किसान आंदोलन के दौरान भी अभी किसी ऐसे राष्ट्रीय मीडिया चैनल को जो गोदी मीडिया कहलाता है, उसको उस तरीके से वहां पे ठहरने नहीं दिया जाता, ना उसको नहीं देता हमारा किसान। और कहीं न कहीं एक किसान आंदोलन की बात गांधीवाद के साथ थी। तो देश में जितने तरह के आंदोलन होते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन है या फिर वर्तमान किसान आंदोलन है, पहले के हैं, सभी में गांधीवाद का ही तरीका अपनाया जाता है। वही सत्याग्रह, वही अहिंसा, वही जो एक सत्याग्रही का बल, साहस, उस तरीके से अनशन, वो सारे के सारे वही तरीके हैं जो सविनय आंदोलन, वो सब गांधीवादी तरीके से ही ये लोग कर रहे हैं एक तरीके से देखे। देखिए सर, एक अभी मैंने 3 दिन पहले एक मैंने कविता लिखी थी,
उसकी पंक्तियां भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन भाव बता दो उसका। उसमें ये था कि हमको जो लड़ाई लड़ रहे होते, जो आंदोलन कर रहे होते हैं, उसको उस सिस्टम से लड़ना होता है, सिस्टम से लड़ना होता है। और सिस्टम में कौन होता है? सिस्टम में होते हैं विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, नौकरशाही होती है, पुलिस का डंडा होता है, और पूंजीपतियों का जो कॉर्पोरेट है उसका पापी पैसा होता है। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, उनके साथ कौन लोग होते हैं? गरीब लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं, अभाव में रह रहे लोग होते हैं। तो जो अभाव में रह रहा लोग जो है वो तोप ला के तो लड़ाई नहीं कर सकता ना भाई साहब। अभाव में रह बिल्कुल, रहा तो बिल्कुल। भूखा व्यक्ति है, वो जो है अणुबम तो नहीं ला सकता ना बेचारा वो। तो वो कहेगा कि भैया हम तो यहीं खड़ेंगे, मार दो तो मार दो। जैसे वो टिकैत बोल रहे हैं या दूसरे किसान नेता जो हमारे बोल रहे हैं कि भैया हटेंगे तो नहीं हम पीछे। अब किसान जो जो यहाँ आ गए वो यहीं रह जाएंगे, बल्कि नहीं जाना पड़े नहीं जाएंगे। तो यही जो है ताकत, ये किसान ने दिखा दिया है इस देश को कि किसान ही जमीन है, और जमीन से कट करके आप रहोगे तो आपको समझ में जीवन नहीं आएगा, व्यवस्था भी समझ में नहीं आएगी, और आप हर जगह हारोगे। जब जमीन वाला आदमी खड़ा हो जाएगा तो आप गिर जाओगे, नहीं चलोगे उसके बिना। ये किसानों ने बता दिया। और ये आंदोलन, मैं बोलता हूँ कि गांधी जी के सामने तो ये आंदोलन नहीं हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन। गांधी जी के साथ अगर इतना बड़ा आंदोलन होता तो देश और बदल जाता। ये आंदोलन जो है गांधीवादी तो है, लेकिन गांधीवादी के साथ साथ ये आंदोलन जो है इस देश की संस्कृति का आंदोलन है, इस देश की मिट्टी का आंदोलन है। और ये देश, ये किसान आंदोलन खाली हिंदुस्तान को रास्ता नहीं दिखा रहा है, मैं तो बोलूंगा पूरी दुनिया के किसानों को रास्ता दिखा रहा है, पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट से प्रताड़ित लोगों को रास्ता दिखा रहा है कि देखो हिंदुस्तान में ऐसे लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये सारे गोदी मीडिया हो या कोई मीडिया हो या कोई हो, उनको झुकना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। किसान नहीं झुकेंगे क्योंकि उनके पास पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है, गड्ढा है जहाँ गिरेंगे और मरेंगे। तो पीछे क्यों जाए, जब मरना उधर भी है, चलते मरते हैं ना। जब करो या मरो, तो यही था ना 1942 में। जी बिल्कुल, क्योंकि मीडिया से आप कितने दिन तक, मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई को बहुत दिनों तक तो दबाया नहीं जा सकता है। दूसरा, मीडिया वाले बिंदु पे मैं ये भी कह रहा था कि कुछ स्वतंत्र मीडिया भी छोटे छोटे मतलब फोरम भी क्रिएट हुए हैं। एक हमारा ही फोरम ले लें तो ये भी एक तरह का मीडिया का ही एक ऑप्शन है, या एक उसका एक अल्टरनेट की तरह से ये डेवलप हो रही हैं चीजें, और पूरे देश में ये चीजें लगातार हो रही हैं। तो ये एक नया, मैं कहूंगा नए परिवर्तन की ओर भी एक इशारा। नहीं, इसको और देखिए, पूंजीवाद का एक पॉजिटिव रूप है ये। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का भी एक पॉजिटिव रूप है कि ये सोशल मीडिया जो है, आपको ये करने कोई पैसा खर्च किया क्या हम लोगों ने? जी। घर पे बैठ के हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं। आप मुंबई से हैं, मैं इस समय दिल्ली नोएडा में हूँ, डॉक्टर साहब करनाल में हैं, एग्जैक्टली, एकता जी करनाल में हैं, सुनील जी हरियाणा से हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि जो क्रिएटिव, हमारे आपके जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं, जिन्होंने ये मीडिया, ये टेक्निक डेवलप की, उनके रॉयल्टी ले रहे हैं। हमको कोई कॉर्पोरेट वाले एहसान नहीं कर रहे हैं हमको ये मीडिया लेकर के, हम इसमें मुगालते में नहीं है। ये हमको ये मीडिया रॉयल्टी मिली है, हमारे जो क्रिएटिव भाई हैं, उनके सोच, जिन्होंने ये मीडिया बनाया है कि ऐसे तकनीक बनेगी, है ना, उसके रॉयल्टी हमको मिल रही है, हमको फ्री में भी नहीं मिल रहा है। जी, अब ये है कि हम इसका कितना क्रिएटिव उपयोग कर पाते हैं। जी सुरेश जी। जी भाई साहब, सुरेश जी बोलिए। जी सुरेश भाई बोलिए, नमस्कार। जी सर नमस्ते जी। सर मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स से। जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। ओके सर मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट कुछ साल पहले पब्लिक फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई है, और उसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है, जो एमएसपी पे खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट को किसानों से, वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे करना पड़ता है। फिर एफसीआई के गोदामों में उसको स्टोर करना होता है, फिर वो हमारे लास्ट में डिपो तक पहुंचता है, गांव में, जो बीपीएल फैमिली को राशन मिलता है। अगर ये जो सो कॉल्ड कानून लागू हो जाते हैं, तो वो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी के ऊपर होगा, वो उस प्राइस से होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट, अगर वो खत्म हो जाएगा सिस्टम, तो जो हमें इतने स्टोरेज चाहिए वो गवर्नमेंट किस प्राइस से लेगी, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो एक उस पे सवाल या निशानी लग जाएगा। क्या जो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक फैमिली हेल्थ सर्वे आया है इंडिया में, तो वो ये कह रहा है कि भारत में कुपोषण जो है औरतों में और
छोटे बच्चों में, वो बड़े स्केल पे फैल चुका है। तो अगर हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, वो अगर ये 3 कानून आते हैं तो वो उनका क्या बनेगा? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल सुरेश भाई, आपने सवाल सही किया है और इस पे हमने चर्चा भी की है, इस पे हमने बातें की है। अब इसको थोड़ा सा और आपके बहाने एलोबरेट और कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे तो 100% असर पड़ेगा कि समझिए अब ये इनकी चाल होगी कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखते भी हैं तो क्या करेंगे, कारपोरेट से ये खरीदारी करेंगे। बोले हमारे पास तो गोदाम है नहीं, तो कारपोरेट से हम इतना अनाज मंगा रहे हैं और वहां से जा रहा है, पीडीएस दुकान पे जा रहा है। ये व्यवस्था करने वाले हैं, ये कर देंगे। कारपोरेट कंपनी सीधा वहां भेज रही है। अब देखिए इसमें 2 पहलू समझिए। अभी क्या करते हैं ये कि सरकार जो है गांव-गांव से अनाज खरीदती है या मंडियों से अनाज खरीदती है, दोनों से। बिहार में गांव से खरीदती है, आपके यहाँ हरियाणा में, पंजाब में मंडी से खरीदती है, और ये खरीद करके एक बड़े शहर में ले जाती है, यहाँ से उठा करके, और बड़े शहर में जमा होता है एफसीआई के गोदाम में, और गोदाम में जमा होता है और फिर वहां से वापस वो आता है गांव, ट्रक पे लोड होकर के वापस, और फिर गांव में पड़ता है। तो ये जो दोहरा काम किया जा रहा है, क्या सरकार इसको ऐसा नहीं कर सकती थी कि जिस ब्लॉक में अनाज खरीदा गया है उसी ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाए और फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए? रख रखाव में भी खर्च कम आता है, धुलाई लदाई में भी खर्च कम आता है, और सिस्टम मजबूत होता, हम देख पाते। तो सरकार की कोशिश जो है व्यवस्था को बेहतर बनाने में नहीं है, व्यवस्था को बिगाड़ने में है, ताकि हर चीज को जो है, क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं ना, आप जो पैसा दे रहे हैं उसको पैसा नहीं मांग रहा है, कारपोरेट जो पैसा दे रहा है। अभी देखिए कि कारपोरेट के पैसे से सब लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो जो पैसा दे रहा है उसको मांग रहे हैं, काम है कारपोरेट के हाथों में खेल रहे हैं और हमको बेच रहे हैं। तो पीडीएस सिस्टम भी प्रभावित होगा और हम सब प्रभावित होंगे। जी, अब मैं थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि हम लोग समय से तो निकल गए आगे, हम लोगों ने 12:30 बजे, वैसे 12:40 हो गए हैं अभी। 1-2 चीजें और बातचीत कर लेते हैं ताकि एक क्लोजिंग बन जाए, कंक्लूजन की ओर कुछ निकलें। खास करके सर, जो आप अभी तक हमने जो बातचीत करी उसमें इस चीज को लेके बहुत एक तो ये सुझाव आया कि अगर पढ़े लिखे लोग और किसान हैं, अगर इनके बीच में एक संगठन या एक इस तरह का कुछ, जैसे बोलते हैं ना, मेलजोल बने, उसको पब्लिक प्रेशर ग्रुप का, एक तो प्रेशर ग्रुप सरकार के प्रति होगा। दूसरा एक काम ये जो हम उस दिशा में जो सोच रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग है या विपणन है, जैसे मार्केटिंग कहते हैं, या भंडारण है, अगर उस दिशा में भी इस तरह का एक गठबंधन बने कि जो लोकल, जैसे इकोनॉमिकली जो मजबूत लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और किसान हैं, अगर इन तीनों के बीच में आपसी विश्वास बने। क्योंकि अभी जो समाज में सबसे बड़ी दिक्कत जो लगती है, मुझे लगता है, वो ये है विश्वास की इतना अभाव आ गया है कि अगर किसी जो मैं किसान हूं और अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जा रहा हूं तो उसकी नौकरी है सरकारी, तो उस पर उसका उस तरह से भरोसा नहीं है ना, वो उस तरह से समझता है किसान की स्थिति को। तो ये इस तरह के इस अविश्वास को विश्वास में कैसे बदला जाए, अगर हम उस दिशा में किसी भी तरह से प्रयास कर सकें तभी कुछ सोचा जा सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते ही हैं कि या तो पूरी चीज सरकार पे डाल देते हैं या फिर सरकार के विरोध में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। उससे जो एक क्रिएटिव काम जो कर सकते हैं उससे हम बच जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम इस चर्चा का सही उपयोग किसी दिशा में कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की दिशा में अगर हमें काम करना चाहिए। बाकी अगर मैंने कुछ बिंदु रह गए हो तो आप लोग भी कुछ जोड़ दें अंत में, तो हम लोग इस चर्चा को ताकि समापन की ओर ले जा सकें। काफी लंबी बात हो गई है, सब बात लगभग हुई है। जी। बाकी ये चर्चा ऐसी है कि इसको अगर हम व्यवहार में लाएं तब तो इसका कोई फल है। जाहिर है चर्चा का नहीं, और बात समझिए, व्यवहार में तो देखिए क्या होता है कि हर चीज का इफेक्ट जो है तुरंत नहीं होता है। समझिए आज जो है आप काजू खा रहे हैं या बढ़िया भोजन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, तो 5 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो 18 साल के बाद पता चलता है कि बच्चा कैसे बड़ा होगा। तो हर चीज का इफेक्ट तुरंत नहीं होता, उनका इफेक्ट तुरंत नहीं आएगा। तो आज जो चर्चा है, विचार का चलते रहना जरूरी है। विचार जब बढ़ जाता है तो कचरा हो जाता है, विकार हो जाता है। तो विचार जब चलता रहेगा तो विचार बना रहेगा, और विचार ही मनुष्य बनाता है, बाकी कोई मनुष्य बनाता नहीं है। कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया में मनुष्य बनाने की। जी, मनुष्य बनाने का काम सिर्फ विचार करता है। विचार और विचारों का आदान प्रदान, ये भी बहुत जरूरी है। वही सामूहिकता का आधार बनेगा। इसी बात के साथ मैं
धनंजय जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला हम सब लोगों के साथ बातचीत करने का, और बाकी सभी साथियों को जुड़ने के लिए और समय देने के लिए भी धन्यवाद। आगे फिर हम मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार। आपने मौका दिया, मंच दिया, आप सब सुने, हम चर्चा में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा हमको, है ना? नए दोस्त मिले हमें कई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसे कार्यक्रम बहुत करते रहे। संतुलित विचार थे, बहुत अच्छे, बहुत Thank you. मजा आया सुन के। उनमें मनीष जी का भी बड़ा योगदान था। जी।